Good morning students. Today we are going to start history. History जैसे कि आप जानते हैं बहुत इंटरेस्टिंग जो है आपके सब्जेक्ट है और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगती है क्योंकि जो पास्ट में हुआ उनकी जानकारी तो होती ही होती है, लेकिन पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ इन फ्यूचर सीखने को मिलती है और हमें एक आप ये कह दिए कि सारी की सारी एक कड़ी मिल जाती है कि कैसे डेवलपमेंट हुए। एक राजा आया, फिर दूसरा राजा आया, फिर किस तरह से एक जो है आपके डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी में कन्वर्ट हुआ, डायनेस्टी से डायनेस्टी जैसे जैसे कन्वर्जन हुआ वैसे वैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस डायनेस्टी में जो है आपके किस तरह के रूलर्स थे, ये सारी जानकारी जो है आपके हिस्ट्री से मिलती है। तो अभी जो टॉपिक हम लोगों का जो है आप लोगों का टॉपिक है वो है आपके 1000 ईयर्स में कितना चेंज हुआ। कौन सा 1000 ईयर्स? अंग्रेजों के जस्ट पहले का जो समय था वहां तक का काल अगर हम लोग देखें, वहां तक का अगर हम पीरियड देखें, कब से 700 से देखें अगर हम, तो लगभग 700 एडी से अगर हम देखें और 1700 तक या 1750 एडी तक भी अगर हम ले लें तो 700 से 1750 एडी तक अगर हम लें लगभग 1000 साल का पूरा जो है आपके पीरियड है। लेकिन वो 1000 साल के पीरियड में बड़ा उथल पुथल हुआ, बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ और बहुत स्ट्रीमलाइन चीजें नहीं रही। डायनेस्टीज चेंज होती रही, एक ने दूसरी डायनेस्टी को ओवरकम किया, दूसरे ने तीसरी को ओवरकम किया और इसी में 2-3 बड़ी डायनेस्टीज के बारे में भी आप लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी बीच में वो आई। जैसे मुगल डायनेस्टी बड़ी डायनेस्टी थी जो कि जिसने कि आपके ये कहा जाए कि इंडिया और सब कॉन्टिनेंट पर एक बहुत बड़े रीजन में जो है आपके पूरा अपने एम्पायर को जो है बसाया। दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें भी आपके अच्छे जो है आपके ऐसे राजा थे, ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपने जो है आपके एक तरह से एक्सट्रीम चीज़ों को किया। तो उसी में जैसे मान लीजिए कि आपकी बहुत सारे अभी आप पढ़ेंगे जैसे खिलजी डायनेस्टी है, आपके स्लेव डायनेस्टी थी, तो इस तरह से बहुत सारी डायनेस्टीज थी जिन्होंने अपने अलग अलग डेवलपमेंट्स किए। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इस पीरियड 700 एडी से अगर हम देखें और 1750 तक देखें तो मतलब 1000 साल का अगर हम ड्यूरेशन देखें तो इस 1000 साल के ड्यूरेशन में बहुत तेजी से डेवलपमेंट भी हुआ है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग का 700 एडी अगर हम देखें और 1750 एडी तक देखें तो हमारे हर एक चीज का, चाहे वो आपके एक तरह से जो हम लोग की सोसाइटी का डेवलपमेंट है उसको देख लें, रहन सहन के ढंग में, आपके फूड और कल्चर में, फूड हम लोगों के बहुत ज्यादा डेवलप किए क्योंकि मेनली रिच फूड हम लोगों को तब मिला जब मुगल आए। मुगल के आने से एक तरह से रिच फूड हमें मिला। फिर हमारा कल्चर बहुत तेजी से एक्सपेंड किया और बढ़ा। फिर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो हुआ वो उसी पीरियड में हुआ। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनने लगे, बहुत बहुत बड़े बड़े जो है आपके एक तरह से आप देखते हैं आज भी कितने बड़े बड़े आपके एक तरह से मॉन्यूमेंट्स आज भी इंडिया में मौजूद हैं। ताजमहल है, लाल किला है, तो ये सब चार मीनार है, तो जो इस तरह के जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, राष्ट्रपति भवन है, तो इस तरह के जितने भी हम लोग मॉन्यूमेंट्स देखते हैं वो सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स उसी काल में ज्यादातर बनाए गए। तो मुगल काल में अब उसकी क्या थी, उसमें अलग से जो है आपके एक तरह से उनका जो बनाने का ढंग था, स्कल्पचर्स था, आर्किटेक्चर था, वो बिल्कुल डिफरेंट था और लोगों से। नक्काशी जो वो करते थे वो नक्काशी जो है आपके एकदम एक्सटेंड कर गई, खत्म हो गई। वो नक्काशी आजकल के जमाने में दिखाई नहीं पड़ती। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में आई लेकिन वो एक्सटेंड कर गई, नहीं रही। तो इस 1000 साल के जो टाइम है इस बीच में हुआ क्या क्या और क्या क्या चेंजेस आए वही हम लोग देखने जा रहे हैं इस टॉपिक में। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये कि 1000 साल में कैसे जो है आपके चेंजेस आए, किस तरह से चेंजेस जो है आपके आए। अब जो टॉपिक हमारा है
उस टॉपिक में अगर हम लोग देखेंगे तो चैप्टर है हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो 1000 साल में जो चेंजेस हुए उसको ट्रेस करना। तो ट्रेस करने का मतलब ये कि उसको पकड़ना, उसको जानना कि उस 1000 साल में हमने क्या किया। तो एक्चुअल में जो डेवलपमेंट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें तो इंडिया में कोई बहुत ज्यादा जो है आपके ना तो ज्योग्राफर्स थे, ना हिस्टोरियंस थे उस टाइम, ना बहुत ही ज्यादा जो है आपके एक तरह से किसी जो है रीजन में वर्क भी नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, बस वो उसका जो है आपके डेवलपमेंट हुआ। फिर आपके लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे जैसे हम लोग आए तो जैसे गुप्ता डायनेस्टी एक बड़ी डायनेस्टी थी जो आपके एक तरह से आई। फिर आपके हर्षवर्धन लोग आए तो उन्होंने डेवलपमेंट्स बीच में जो है आपके कंपैरेटिवली जो है आपके एक तरह से मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, ये बीच में आपके एक तरह से डेवलपमेंट दिखता है। लेकिन उसके बाद फिर एक लंबा स्पैन जो है आपके खाली दिखाई पड़ता है और फिर उसके बाद डेवलपमेंट आपके एक तरह से बहुत रेयर हो जाता है, दिखता नहीं है। तो अब जो इन्वेडर्स आए, बाहर से लोग आए, तो बाहर से जो लोग इंडिया में आए, क्योंकि इंडिया का कल्चर बहुत जो है आपके रिच था, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा थे, रिसोर्सेस को लेने के लिए लोग बाहर से आए। जब बाहर से आए तो वो बहुत कुछ इंडिया को दे के गए। तो इंडिया में जो चीजें नहीं थी वो इंडिया को सिखा के गए। इंडिया को जो है आपके बहुत सारे ऐसे राजा थे जो यहाँ पे आए, उन्होंने फाइट किया, कंक्योर किया और यही छोड़ करके सारी चीज चले गए। अपने जितने भी आपके लोग थे उन लोगों को छोड़ के चले गए, जिससे कि उन लोगों की बहुत सारी चीजें जो है हम लोग को सीखने को मिली। बहुत सारी पेंटिंग्स हम लोगों को सीखने को मिली जो आपके एक तरह से इसमें आपका जो डायनेस्टीज हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत है, उसमें पेंटिंग्स बहुत तेजी से डेवलप करी हैं। मुगल अंपायर में जो है बहुत तेजी से जो है आपके आर्किटेक्चर प्लस पेंटिंग दोनों डेवलप करी है। वो चीजें हम लोगों को इन डायनेस्टीज से जो है आपके मिली। तो इंडिया में डेवलपमेंट उसको अगर हम लोग कहें कि तो उस टाइम हिस्टोरियंस कम थे, ज्योग्राफर्स कम थे, तो मेन डेवलपमेंट जो हो रहा था तो अरब में। तो अरब वाला रीजन जो था वो आपके एक तरह से एक तो अरब में था, दूसरी चीज यूरोप में। तो अरेबियंस बहुत सारे थे जिन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। वेस्टर्न एशिया का पूरा जो आपके एक तरह से पोर्शन है, जो वेस्टर्न एशिया में जैसे आपके सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, ये पूरा डेजर्ट है। तो डेजर्टेड रीजन का जो है आपके बहुत सारी चीजें, जैसे इब्न बतूता थे, अल बरूनी थे, अल इदरीसी थे, ये सब जितने भी लोग थे इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा, एक्सपेंड किया, लोगों तक पहुंचाया। और इवन अल इदरीसी को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो मैप बनाया इंडिया का पहला मैप इन्होंने इस तरह से बनाया। अल इदरीसी ने जो मैप बनाया, मैप भी उल्टा बनाया इस तरह से, ये एग्जैक्ट मैप है, ये इन्होंने दिखाया, ये इंडिया को बनाया था। ये है श्रीलंका को बनाया, और ये आपके एक तरह से डिफरेंट आइलैंड्स हैं जो आसपास छोटे छोटे आपके ये दिखाए गए। तो इंडिया को इस तरह से दिखाया, जबकि इसको जस्ट पलट दीजिए तो सही लोकेशन ये आ जाती है। इंडिया एक्चुअल में इस तरह से इन्होंने जो है आपके दिखाया, और इसमें देखिए जितने भी प्लेसेस हैं उस प्लेसेस के नाम सब अरबी में लिखे हुए हैं, अरबिक लैंग्वेज में। ये सारे अरबिक लैंग्वेज में इन सारे जगहों के नाम इन्होंने लिखे, इंडिया में कौन कौन सी चीज है। तो एक तरह से इंडिया का पूरे उल्टा मैप बनाया, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा भाई जो जितना चीज उन्होंने देखा था, जाना था, या जो भी था, वो जो है आपके अपने दिमाग से किस तरह से उन्होंने इस मैप को बनाया। जबकि ये श्रीलंका को इन्होंने ऊपर नॉर्थ साइड में बना दिया और उसके साउथ में जो है इंडिया को बना दिया, जबकि इसी मैप को जब हम उल्टा कर देते हैं तो सही हो जाता है। तो ये मैप उल्टा है, अरबी में देखिए उल्टा लिखा हुआ है, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका का भाग, ये पूरा इंडिया को इन्होंने दिखाया। तो उस टाइम डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं था। अल इदरीसी ये मैप 1154 में जो है आपके इन्होंने बनाया। तो 1154 तक आते आते 1154 तक आते आते भी
लोग क्या हो रहे थे, कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की थी, बहुत सारी चीजें, जब फोटोग्राफी नहीं ले सकते थे, कोई जो है आपके एक तरह से बहुत स्कोप नहीं था कि जिसकी हेल्प से जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि जो है हम मैप बना सकें। तो लोग बस जितना ट्रैवल करते थे दिमाग में रखते थे कि दाहिने जा रहे हैं बाएं जा रहे हैं, उस हिसाब से मैप जो है ड्रॉ आउट कर लेते थे, जिसकी वजह से उल्टा मैप वो बना गए अल इदरीसी। लेकिन बनाया उन्होंने जो है आपके एक तरह से मैप को लगभग इन्हीं के मैप को उल्टा कर दिए, तो लगभग सही चीजों को इन्होंने जो है दर्शाने की कोशिश करी, एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। तो ये जो पोर्शन था ये अंडमान निकोबार है, जो इन्होंने उल्टा करके यहां पर दिखाया था, ये अंडमान निकोबार इधर की तरफ दिखा दिया था। श्रीलंका ये दिखा दिया, श्रीलंका ये है। इंडिया को यहां नीचे दिखा दिया, इंडिया ये है। तो अगर हम इसी मैप को पलट दें तो ये पलटा हुआ मैप है, तो ये मैप अब सही हो जाता है। तो उनसे अब ये किस बात की गलती थी या कैसे गलती थी कि उन्होंने इस तरह से उल्टा मैप बना दिया। अब देखिए, इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले अगर हम लोग देखें तो इंडिया के बारे में बहुत सारी जानकारी थी यूरोपियंस को, और सबसे ज्यादा जो है इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में जानकारी थी। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, उन रिसोर्सेज को जो है कैसे जो है आपके कलेक्ट किया जाए। तो जो आपके एक तरह से ब्रिटिशर्स थे, उसके अलावा फ्रांसीसी, पोर्टुगीज और स्पेन के लोग, ये तीनों जगह के लोग जो है वो इंडिया में आए। कुछ फ्रांसीसी थे जो कि आपके इंडिया के सदर्न पोर्शन में आए, जैसे आपके केरल के जगह पे जहाँ पे स्पाइसेस थे। वहीं पर पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज मेनली जैसे आप देखते हैं कि पोर्टुगीज जो है पुर्तगाली जिनको कहा जाता है, तो पोर्टुगीज आपके जैसे गोवा हुआ कर जो रीजन है, पूरा गोवा में ही पोर्टुगीज थे जो कि आपके आए। उसके अलावा जैसे मान लीजिए स्पेनिश थे जो कि आपके इंडिया में आए। तो फ्रांसीसी बहुत सारे थे जो कि आपके इंडिया में आए, और वो रिसोर्स की खोज में, रिसोर्स इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो उसी टाइम जो है आपके बहुत सारे लोगों ने जो है इंडिया के कोस्टल रीजन में जब आए, तो कोस्टल रीजन के बारे में काफी जानकारी जो है आपके हुई। उसी में एक फ्रांसीसी कार्टोग्राफर थे, गुलामे डी आइल्स। गुलामे ई डाइल्स आइल्स जो थे, ये क्या थे, ये कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर किसको कहा जाता है? जो मैप बनाते हैं। कार्टोग्राफी एक ऐसी ज्योग्राफी की ब्रांच है जिसमें कि मैप बनाना जो है, जो मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स कहा जाता है। तो ये कार्टोग्राफर्स थे। तो कार्टोग्राफर होने की वजह से इन्होंने इंडिया को पहले देखा, समझा, और फिर इंडिया का एक मैप बनाया। तो उस टाइम दोनों का जो है जो आप ये देख रहे हैं कि जैसे 1154 जो है आपके एडी में जो मैप बनाया था वो अल इदरीसी ने बनाया था, और इन्होंने 1720 जो है आपके एडी में बनाया। सीई या कॉमन एरर के इसको एडी को बाद में सीई, आज प्रेजेंट टाइम में सीई कहा जाता है, कॉमन एरा जो इस टाइम चल रहा है। तो 1720 कॉमन एरा में जो है आपके सीई में जो है इन्होंने बनाया, और इन्होंने इसको आउटलाइन किया इंडिया के मैप को, देखिए, और बहुत ही एक्यूरेसी से बनाया इन्होंने। इवन जैसे गुजरात का हिस्सा पूरा ये दिखाया इन्होंने, ये पूरा गुजरात का हिस्सा है, ये जो इस तरह से। फिर इसके बाद सदर्न इंडिया को दिखाया, फिर इसके बाद शेप जो है सही देने की कोशिश की, फिर ये श्रीलंका को दिखाया इन्होंने। और इन्होंने सारी चीजें जो आपके बनाई ये फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज में, ये सारी चीजें फ्रेंच में ही लिखी हुई हैं। आइल्स का इस्तेमाल जो होता है आइल्स आइलैंड के लिए होता है। तो फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच में जो है जैसे आइलैंड को आइल्स कहते हैं, तो इसलिए ज्यादातर जैसे आइल्स का ही, जैसे सिलोन। तो पहले श्रीलंका का जो पहले नाम था वो क्या था? सिलोन था। इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो ये सिलोन था, तो सिलोन जो है बोला गया। बे ऑफ बंगाल था तो गोल्फे डी बंगाल। तो ये आपके ये फ्रेंच में लिखा गया है। तो उन्होंने कार्टोग्राफर थे वो थे, तो उन्होंने इंडिया के मैप को बनाया, लेकिन उसमें जो आपके एक तरह से जितना भी चीज लिखा, जैसे अल इदरीसी ने क्या लिखा था, वो आपके अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था। तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, जिनको अरबी आती थी बस वही समझ पाए कि उसमें लिखा क्या है। उसी तरह से इस मैप को भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाए, जिनको फ्रेंच आता था बस वही पढ़ पाए, क्योंकि इसमें
भी इंग्लिश नहीं लिखी, इसमें जितने भी जगह के नाम आप देखेंगे वो सारे जगह के नाम जो है आपके फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से इन्होंने जो है मैप जो है कंस्ट्रक्ट किया। तो इनके मैप से लगभग लगभग ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ एग्जैक्टली कौन चीज कहां पर है। जैसे कोरोमंडल कोस्ट जो है, पूरा कोरोमंडल कोस्ट इन्होंने दिखाया, ये पूरा कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, ये कोरोमंडल कोस्ट होता है जो कि पाया जाता है। केप कॉमरन को दिखाया इन्होंने, ये जो है आपके सदर्न मोस्ट पोर्शन होता है। तो ये सारी चीजों को इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया, सिलोन को रिप्रेजेंट किया, और फिर जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि पूरा जैसे ये आइलैंड्स को भी शो किया इन्होंने, जैसे लक्षद्वीप था तो लक्षद्वीप को भी शो किया। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने रिप्रेजेंट करी, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये चीज बात नहीं समझ में आई। अब देखिए पुराने से नए जमाने में जब हम लोग आए तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती चली गई। तो कैसे ओल्ड से न्यू टर्मिनोलॉजी बनी, तो न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी में फर्क क्या है? फर्क इन द सेंस कि किस सेंस में कही गई और हमने किस सेंस में ले लिया। तो अब यहां पर जैसे बहुत सारी चीज, जैसे जो सिंधु नदी थी इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन से पाकिस्तान की तरफ जाती है, इंडस रिवर, इंडस रिवर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें जो उसकी आप ये कह सकते हैं कि उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, उसकी जो आपके सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज जिनको कहा जाता है, तो उसमें चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है। तो ये सब जो है आपके एक तरह से उसकी जो है सहायक नदियां हो जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। वो नदियों के आसपास का रीजन जो है वो पहले बहुत डेवलप था। और इंडस वैली जो है, इंडस वैली क्यों कहा गया? जो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर जो है आपके बहती थी। तो इंडस रिवर जहां बहती थी वहीं पर लोग बसे, वहां पे उन्होंने बसना शुरू किया। तो उसी बसाओ को जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया था। तो अब जो आपके इंडस वर्ड था, या जो है आपके इंडस वर्ड जो यूज किया गया था, अब उसी को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा गया। तो सिंधु किसको कहा जा रहा है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपके एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो वहां पर सिंधु नदी भी कुछ लोग बोलते थे, कुछ लोग इंडस बोलते थे। अब इंडस को प्रोनाउंसिएट कैसे किया गया? खास तौर से जो है यूनानी, ग्रीस वाले जो थे, जो ग्रीस वाले थे, और ईरानी, ईरान के लोग जो आए, उन्होंने इसी सिंधु को इंदुस पढ़ना शुरू कर दिया। और इंदुस को प्रोनाउंसिएट वो जो है आपके कभी कभी इंदुस करते थे, कभी कभी हिंदूस करते थे। तो हिंदूस जो है एक तरह से हिंदू जो आपके एक तरह से हम लोग लिखते हैं, तो ये अब जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जो हिंदू वर्ड है या जो हिंदू वर्ड लिया गया है, इसका हिंदू रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज का लोग जो क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म से हिंदुस्तान का लेना देना है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदूज शब्द का इस्तेमाल ग्रीस ने किया, क्योंकि सा की जगह ह बोलते थे वो, हिंदूज हिंदूज ऐसे, और इंडस को इंदूज इंदूज बोला करते थे प्रोनाउंसिएट करके। तो इंदूज को जो है, और उसी को संस्कृत में सिंधु कहा गया। तो सिंधु प्रोनाउंसिएट जैसे किया जा रहा है वैसे लिखा जा रहा है। तो जब हिंदूज बोलने लगे तो वही क्या है कि हिंदूज उन्हीं को कहा गया, हिंदूज उन्हीं को कहा गया जो इंडस वैली के रीजन में लोग रहा करते थे। तो यूनानी जो थे वो हिंदूस बोलते थे, इसी इंडूस को, तो ये इंडूस भी बोला जाता था। और आज हम लोग इंडस वैली पे पढ़ते हैं इसको, तो इंदूस भी कहते थे। जो आपके ग्रीस यूनानी थे, जो आपके यूनान से आए थे, ग्रीस जिनको कहा जाता है, तो ग्रीक लैंग्वेज में इसी को जब प्रोनाउंसिएट करते थे वो हिंदूस पढ़ते थे। तो वहीं से हिंदू शब्द बना। तो हिंदूस के मतलब ये होता था इंडस वैली के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदूस कहा गया। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं,
हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, आसपास के रीजन में तब धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। जब इस जो है शब्द की उत्पत्ति हुई तो इसे हिंदूज के नाम से जाना गया, और यह हिंदूज जो शब्द आया है इसी को संस्कृत भाषा में सिंधु के नाम से आपके डराइव किया गया, और इंडस से इसी तरह से इंडिया बना है। जैसे आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे इंडिया इंडिया कैसे बना, तो ये इंडिया भी इसी से बना है, इंडस। तो जहां इंडस नदी बहती है वो इंडिया है, तो इंडिया शब्द भी इंडस से ही लिया गया है। तो हिंदूज जो शब्द आया वो एक तरह से ऐसा शब्द आया, एक ऐसा वर्ड आया जो कि एक्चुअल में इंदूज से है, लेकिन क्योंकि यूनानी उसको प्रोनाउंशिएट सिंधु नहीं कर पाते थे, ना हिंदूज कर पाते थे, वो हिंदूज करते थे, हा निकालते थे, हिंदूज हिंदूज, तो एक तरह से वो कहते कहते वो पूरा हिंदूज बन गया। तो इसलिए जो इंडस वैली का पूरा रीजन था वो हिंदूज के नाम से जाना जाता था, वहां पे रहने वाले लोगों को हिंदूज कहा जाता था। तो ये, और उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, और ये सारी चीजें जो है आपके इस तरह से इस्तेमाल हुई जो है इनिशियली। अब जैसे सबसे पहली बार हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो मिनहज ए सिराज ये जो थे आपके, इन्होंने सबसे पहली बार हिंदुस्तान नाम दिया। क्यों? क्योंकि हिंदूज रहते थे, तो हिंदूज रहने वाले अर्थात जो यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रहते थे उन्हीं को हिंदूज कहा गया, तो इन्होंने नाम दे दिया इसको हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान में भी हिंदू शब्द धर्म से रिलेटेड नहीं, हिंदूज मतलब इंडस वैली के आसपास रहने वाले लोग, बसने वाले लोग, जिनको आपके डिफाइन किया गया। और पर्शियन लैंग्वेज में जो इसका अनुवाद है हिंदुस्तान का, वो क्या है, हिंदुस्तान किसको कहा गया या हिंदुस्तान किस रीजन को कहा गया? हिंदुस्तान मेनली उन रीजन को कहा गया कि इंडस वैली के आसपास। इंडस वैली के आसपास का मतलब ये हुआ कि सिंधु नदी जहां जाती है उसके नीचे अगर हम आएंगे तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, उसका रीजन पड़ जाता है। तो एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा और रीजन बिटवीन गंगा और यमुना, ये जो पूरा रीजन था इसको जो है आपके डिफाइन किया गया हिंदुस्तान के नाम से। तो उसको हिंदुस्तान कहा गया, वजह यह थी कि हिंदूज वहां पर रहते थे, तो इसलिए हिंदूज के रहने की जगह हिंदुस्तान, स्थान मतलब प्लेस, तो इसलिए हिंदुस्तान जो बना वो क्या बना, हिंदूज के रहने की प्लेस। और हिंदूज कौन थे? जो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, वो किसी धर्म से बिलोंग करें, उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं। तो आज जो शब्द हिंदूज है वो धर्म से रिलेटेड है, और जो डेराइव हुआ था पहले हिंदूज, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो है आपके एक तरह से इस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। फिर अगर हम देखें तो हिंद शब्द, हिंद सबसे पहली बार वर्ड किसने, अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने 14वीं सेंचुरी में, 14वीं सेंचुरी में जो है आपके अमीर खुसरो ने हिंद का जो है बहुत जगह पे इस्तेमाल किया। अमीर खुसरो जो थे ये एक तरह से पोएट थे, और जो इन्होंने अपनी जो है पोएट जो है वो पर्शिया में, पर्शियन लैंग्वेज में जो है खूब लिखी है। और इसी जो लैंग्वेज में जब ये इस्तेमाल करते थे तो ये सिंध के नाम से, हिंद के नाम से इन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया। तो जो इंडस वाली चीजें, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली जो पूरी जगह थी उसको सिंध भी उन्होंने बोला है, इसीलिए आज जो आपके पंजाब के आसपास का क्षेत्र है सिंध के नाम से जाना जाता है। तो सिंध कई बार उन्होंने अपनी पोएट्री में यूज किया, या हिंद हिंदुस्तान के लिए इन्होंने यूज किया। तो हिंदुस्तान क्या था, इंडस के आसपास का रीजन का क्षेत्र, जिसको आपके मिनहाजे सिराज ने जो है आपके एक तरह से डिफाइन किया था। तो ये जो है इस तरह से जो है आपके हिंद शब्द भी, हिंद जो है आपके एक तरह से वर्ड भी सबसे पहली बार डेराइव हुआ किससे, अमीर खुसरो से। तो अमीर खुसरो ने अपने पोएट्री में, पोएम में, अगर उनकी पोएम आज भी पढ़ें आप तो उसमें हिंद का जो है इस्तेमाल किया गया है। और उन्हीं को देखी देखी जितने आपके उर्दू अदब के जितने भी आपके शायर हुए, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज से ही आपके सारी चीजें डेराइव्ड है। तो उर्दू कहां से निकली है, तो उर्दू भी एक तरह से पर्शिया, हिंदी, इन सबको मिला करके आपके एक तरह से जो है लिपि एक ही है हिंदी और इसकी उर्दू की।
तो इसलिए पर्शियन लैंग्वेज का बहुत ज्यादा टच आता है उर्दू में, तो इसलिए पर्शियन पोइट्स को फॉलो किया किसने, उर्दू पोइट्स ने। तो उर्दू पोएम में आप देखेंगे हिंद इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि पर्शियन जो आपके पोइट्स थे उन्होंने हिंद जो है आपके वर्ड का यूज किया, तो हिंद वहां पर यूज हुआ। ठीक है, फिर देखिए फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के लिए क्या है, फॉरेनर्स के लिए जैसे फॉरेनर हम लोग क्या करते हैं, आज के जो नई टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, देखिए पहले हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि पहले क्या थी आज क्या है, दोनों में फर्क हो गया। आज फॉरेनर हम ये उसको मानते हैं जो भारत के बाहर से कोई आया है, कोई अगर मान लीजिए इंडिया के बाहर से किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, हम फॉरेनर उसको बोल देते हैं, जबकि फॉरेनर इसलिए नहीं यूज किया गया, फॉरेनर एक स्ट्रेंजर के लिए यूज किया गया, एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया, एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया जो स्ट्रेंजर्स के लिए, जैसे गांव है, किसी गांव में कोई बाहर का आदमी पहली बार दिख जाता था तो उसको फॉरेनर कहा जाता था। तो फॉरेनर मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर, अजनबी। तो अजनबी या स्ट्रेंजर जो आपके वर्ड है उसी को डिफाइन करता है फॉरेनर। तो फॉरेनर आज हम उस सेंस में ले रहे हैं कि जो इंडिया के बाहर से आ रहा है उसको हम फॉरेनर बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ओल्ड उसमें टेस्टिमनी में अगर आप कोई भी आप देखेंगे तो जितनी भी आपके टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट दिखाई पड़ेंगे उसमें जो आपके इस्तेमाल किया गया है फॉरेनर वर्ड, तो वो किसके लिए, एक स्ट्रेंजर के लिए। इवन स्ट्रेंजर जो है आपके एक तरह से ये भी हो सकता है कि एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है तो भी वो स्ट्रेंजर है। तो इसलिए अजनबी आदमी जिसको पहले नहीं देखा गया, उस रीजन का नहीं रहने वाला है, हर वो आदमी जो उस रीजन में नहीं रहने वाला है, नया दिखाई पड़ रहा है, नया चेहरा दिखाई पड़ रहा है, उसको जो है फॉरेनर बोला जाता है, स्ट्रेंजर। तो उसी को स्ट्रेंजर इंग्लिश में बोला जाता है, परदेसी हिंदी में बोलते हैं हम लोग, और अजनबी पर्शिया में बोला जाता है। तो पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी बोलते हैं, उर्दू में भी हम लोग वही अजनबी बोलते हैं। तो उसी को स्ट्रेंजर, परदेसी या अजनबी के नाम से जाना जाता है। तो फॉरेनर जो यूज किया जाता था पहले और आज, दोनों में फर्क आ गया। हिंद जो आज यूज किया जाता है और पहले, दोनों में फर्क आ गया। जो हिंदुस्तान आज यूज किया जाता है और हिंदुस्तान किस लिए यूज किया गया, वो दोनों में फर्क है। उसी तरह से इंडस, इंडस जो आज आपके यूज किया गया, जो आज यूज किया जाता है और पहले जो यूज किया गया, दोनों में फर्क है। तो ओल्ड कन्वेंशन क्या है या कॉन्सेप्ट क्या था किसी टर्म का, आज उसको क्या मोल्ड कर दिया गया, वो डिफरेंट चीज है। तो इसलिए बहुत सारी चीज है जो मोल्ड होकर के आपके चेंज हो चुकी है। तो ये सब क्या है, बहुत ऐसी चीजें, टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके एक तरह से बदल गई हैं, जिसके मीनिंग बदल गए हैं। तो ये सारी क्या है, ये सब मीनिंग बदल चुके हैं इसके। आज हिंद किसको कहते हैं, हिंद आज पूरे हिंदुस्तान जो है इंडिया को बोल देते हैं, जबकि हिंद वो उस रीजन को अमीर खुसरो ने जो है डिफाइन किया था जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पोर्शन है, सदर्न इंडिया को कभी हिंद नहीं कहा। तो अब क्या है, तो नॉर्दर्न इंडिया का पोर्शन जिसमें गंगा यमुना का बहाव है, जिसमें जो है ऊपर से जो है सिंधु नदी, इंडस वैली, इंडस रिवर बहती है। तो अमीर खुसरो ने अपने टाइम में जितनी भी पोइम्स लिखी हैं वो वहां पर जिक्र किया, क्योंकि वो नॉर्दर्न इंडिया में मेनली थे, वो सदर्न इंडिया गए नहीं। सदर्न इंडिया जो आपके एक तरह से उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो इसलिए हिंद जो वर्ड है तो वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए कहा गया। आज पूरा हिंद पूरा हो गया, आज पूरे इंडिया को हम लोग हिंद बोलते हैं। जैसे जय हिंद, जय भारत हम लोग बोलते हैं, तो जय हिंद, हिंद जो आपके यूज किया जा रहा है, ये किसके वजह से सबसे पहली बार यूज किया गया, अमीर खुसरो की वजह से। हिंदुस्तान सबसे पहले किसने जो है आपके वर्ड दिया, तो मिन्हज-ए-सिराज, मिन्हज-ए-सिराज ने सबसे पहली बार हिंदुस्तान दिया। और उनका मीनिंग क्या था, उनका मीनिंग यह था कि हिंदुस्तान किसको कहा जा रहा है, हिंदूस के रहने का स्थान, जगह। तो हिंदुस्तान उन्होंने बना दिया। तो हिंदूस कौन थे, हिंदूस उन लोगों को कहा गया जो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, इंदूस के आसपास रहते थे, क्योंकि यूनानी प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, सिंधूस नहीं कह पाते थे, वो हिंदूस बोलते थे, इस हिंदूस से हिंदूस हो गया वो। तो रहने वाले लोगों का नाम था, ना कि रिलीजन का नाम था। आज रिलीजन का नाम हिंदू है। तो ये जो है आपके एक तरह से चेंजेस आए, जो हमारे जो है आपके एंशिएंट टाइम से अब के टाइम में, जो 1000 साल में जो ये चेंजेस बीच में दिखाई पड़े हैं वो यही है। तो कुछ
पहले कुछ उसकी मीनिंग थी, आज कुछ उसकी मीनिंग है। अब इस स्पैन में जो कि 700 से 1750 के बीच में था, इसमें जो आपके एक तरह से इंफॉर्मेशन हम लोगों को कलेक्ट होती है, वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज में जो आपके सोर्स मिलते हैं उसमें भी आपके देखा गया कि बहुत सारी चीज ऐसी थी कि जो कि आपके वेरिएबल थी, चेंज हो रही थी। तो किसी ने कुछ लिखा, उसी को जब दोबारा लिखा गया तो वो कुछ और हो गया। तो इस तरह की चीजें थी, लेकिन मैक्सिमम कलेक्शन कि क्या क्या इस स्पैन में क्या क्या हुआ, ये कैसे पता चला, ये डिफरेंट जो है आपके चीजों से पता चला। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके वो था मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? मैन्यू और स्क्रिप्ट, ये दो चीजों से मिलकर के बनता है। मैन्यू मतलब होता है हैंड रिटन, स्क्रिप्ट मतलब होता है कोई भी चीज जो राइट डाउन की गई हो। तो हैंड रिटन जितने भी आपकी चीजें थी, लोगों ने कोई भी इवेंट अगर हुए हैं तो उस इवेंट को जो है आपके लिखने की कोशिश की गई। पहले पेपर बना नहीं था, आपके मीडिया था नहीं, बहुत ज्यादा डेवलप था नहीं, आपके कंप्यूटर और जो है आपके लैपटॉप्स थे नहीं। तो था क्या, पहले लोग जो है कोई पेन बना नहीं था, तो करते क्या थे कि जो आपके एक तरह से पेन खुद से बनाते थे, जो है आपके छुरियों से जो है तराश करके, फिर इंक जो थी, इंक में डुबो डुबो करके जैसे लिखा जाता था किसी चीज को। तो मेनली क्या है कि जो पहले लिखावट मिली वो कैसे मिली, तो लोगों ने जो पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको अगर आप देखें तो पेपर पे तो बहुत बाद में आया। जो आपके पहले जो पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं वो बड़े बड़े पत्तों पे आई, जो लीव्स हुआ करती थी बड़ी बड़ी, उन पत्तों पर लिखा जाता था। तो उस तरह से जो है आपके कलम बनाए जाते थे, और कलम को जो है आपके जो इंक होती थी उसमें डुबो करके और तब लिखा जाता था, और पत्तों पे लिखना शुरू किया गया। लेकिन जब धीरे धीरे करके पेपर का जो है इन्वेंशन हुआ, पेपर बनने लगा, तो फिर पेपर पर उसकी राइटिंग होने लगी। लेकिन क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी पेपर की नहीं होती थी, इसलिए डिके जल्दी कर जाता था। तो पुराने पेपर्स आपके एक तरह से जो मिलते हैं वो बहुत डिटोरिएटेड वे में मिलते हैं, बहुत जो है खराब वे में मिलते हैं। और इसलिए पुरानी स्क्रिप्ट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी पढ़ने में आती भी है और पढ़ने में नहीं भी आती, लेजिबल भी होती है, इलेजिबल भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो किसी भी तरह से, जैसे मान लीजिए इस फॉर्म में थी, या इस तरह से जैसे बुक के फॉर्म में थी, या सिर्फ पर्चे ही मिले जो कि आपके जो है मिलते थे, तो इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी। अब इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना भी बड़ा मुश्किल, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपकी लैंग्वेज यूज की गई हो। तो यहां पर लैंग्वेज जो यूज हुई वो क्या है, आपके एक तरह से जैसे कहीं पर संस्कृत का इस्तेमाल किया गया, कहीं पर अरबी का इस्तेमाल किया गया। तो मैन्युस्क्रिप्ट जहां की मिली, जैसे जिस जगह पे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी स्क्रिप्ट्स मिली वहां पे ज्यादातर संस्कृत जो है आपके एक तरह से लिखी हुई मिली। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपके वेस्टर्न एशिया में अगर आप जाएंगे तो वेस्टर्न एशिया में ज्यादातर अरेबिक लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में मिली। तो पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारी मिली, क्योंकि पर्शिया में सबसे ज्यादा काम हुआ है आपके इस तरह से स्क्रिप्ट का। अगर आप देखें पर्शिया मीन्स जैसे ईरान का जो पोर्शन है, वहां पे स्क्रिप्ट के बहुत सारे काम हुए हैं। तो पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज में खूब मिली स्क्रिप्ट्स। और वर्ल्ड वाइड अगर जाएंगे तो फिर जो है यूरोप में जो है ग्रीक लैंग्वेज में बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स मिली हैं। इंग्लिश तो बहुत बाद में आई है, इंग्लिश पहले बहुत ज्यादा नहीं थी। तो इसलिए जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट थी वो एक तरह से एक सोर्स थी जिसमें चीजें मिलती थी कि हाँ जो एंशिएंट टाइम में क्या हुआ है और क्या चीजें जो है आपके पाई गई। तो इसलिए ये जितनी भी आपके स्क्रिप्ट्स मिली हैं जो आपके 700 से 1750 जो है सीई तक, जो कॉमन एरा तक, तो ये जो आपका स्पैन था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मैन्युस्क्रिप्ट्स में। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है आपके लिखी गई इस तरह से। अब देखिए जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी तो ये तो आपकी लिखी तो जाती थी, लेकिन जो आपके एक तरह से लैंग्वेज यूज करी जाती थी उसका कन्वर्जन करना पड़ता था। खासतौर से पर्शिया के लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेज को बहुत ज्यादा लोग नहीं समझ पाते थे, और जिसकी वजह से क्या होता था कि उसका जब अनुवाद किया जाता था, उसका जो है आपके ट्रांसलेशन किया जाता था, तो वो काफी कुछ बदल जाती थी।
तो जैसे 14th सेंचुरी में जो है आपके जियाउद्दीन बरूनी थे, उन्होंने आपके एक तरह से एक क्रॉनिकल लिखा था और स्क्रिप्ट्स को पढ़ा था, और पढ़ने के बाद मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने का जो है आपके 1356 में और 1358 में दो जो है स्क्रिप्ट इन्होंने जो है आपके लिखी और दोनों को डिफरेंट तरीके से आपके एक्सप्रेस किया, तो एक ही स्क्रिप्ट को। तो ये जो है आपके डिफरेंस दिखाई पड़ते हैं। और मेनली क्या है कि जो टेक्स्ट होते थे वो, जैसे मान लीजिए ये है अरबी भाषा, ये अरबी भाषा में पूरा देखिए टेक्स्ट आपके दिए जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है ये पर्शिया के साथ लिखा गया, पर्शियन जो है आपके लैंग्वेजेस में जो है आपके लिखा गया। तो अब क्या चीज लिखी जा रही है और कैसे लिखी जा रही है, ये बड़ी जो है आपके डिफरेंट चीज थी। दूसरी चीज जो थी, एक तो मैन्युस्क्रिप्ट के साथ साथ पिक्टोग्राफी भी होती थी। किसी भी चीज, पिक्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करें। तो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, जैसे मान लीजिए कि आपकी ये एक जो है आपकी स्टोरी बना दी गई, अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है आपके दिखाई दे रही है। सोल्जर भी दिखाया जा रहा है, घोड़े पर जो है आपके आदमी भी दिखाया जा रहा है, वॉर दिखाया जा रहा है कि दो लोग जो है आपके वॉर कर रहे हैं, फिर कौन कौन से जो है आपके जानवर यूज हुए हैं। तो पिक्टोग्राफी एक अलग व्यू था, लेकिन उसमें क्या था, बनाने वाला क्या समझ के बना रहा है और जो देख रहा है वो क्या, वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये थोड़ा सा जो है आपके बहुत इफेक्टिव नहीं था। लेकिन स्क्रिप्ट्स जो लिखी जाती थी वो अगर कोई पढ़ने वाला होता था, अब अरेबिक है तो अरेबिक अगर जो जानता था वो आपके एक तरह से ट्रांसलेशन कर लेता था, और नहीं जानता था तो ट्रांसलेशन करने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे थी कि लिखी तो गई, लेकिन संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, पर्शियन भाषा, ये सब डिफिकल्ट लैंग्वेजेस थी, और उस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज के बारे में जानना, उसको कन्वर्ट करना, वो बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है आपके उस टाइम की थी। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम किसी चीज पे खुदाई करके, अक्सर आपने देखा होगा पत्थर है, पत्थर पे खुदाई करके कुछ लिखा जाता है या कुछ जो है आपके, तो उसको क्या कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, इंस्क्राइब करना। तो पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उस पे पूरा इंस्क्राइब किया जाता था। पिलर्स होते थे, पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन होता था। तो इस तरह से जो भी आपके एक तरह से जो ऐतिहासिक घटनाएं हुआ करती थी, हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट्स हुआ करते थे, वो सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है आपके इस तरह से उसको कलमबद्ध कर दिया जाता था। कलमबद्ध कैसे करते थे, कलम से ना करके बल्कि इंस्क्रिप्शन से किया जाता था। तो बहुत सारे जैसे आज भी मौजूद हैं, आप देखेंगे अगर एंशिएंट टाइम के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं। आप पुरानी जगह जहाँ पे आर्कियोलॉजी जो है आपके एक तरह से पढ़ी जाती है, या जहाँ आर्किटेक्चर जो है आपके एक तरह से जहाँ पे एक्सकवेशन होता है, खुदाई होती है, वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलती हैं ऐसी कि जो कि बहुत जो है आपके पुराने समय की थी, और वो जो है आपके अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो है आपके पढ़ने में नहीं आ रही है, या उसको ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारे होते थे। अब जैसे पिलर्स होते थे, पिलर्स पे लिख दिया जाता था, वो हमेशा के लिए हो गया। पत्थर का पिलर है, कभी टूटेगा नहीं, और पत्थर पे इंस्क्रिप्शन हो गया, लिखाई कर दी, गुदाई कर दी, तो वो जो है आपके एक तरह से हमेशा के लिए हो गया। तो इंस्क्रिप्शंस जो थे, चाहे वो पत्थरों के हुआ करते थे या फिर जो है आपके पिलर्स पे हुआ करते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थी। फिर इसी इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्किटेक्चर क्या था, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और ये सारी चीजें बहुत थी। जैसे जितनी भी आर्ट्स आई, चाहे वो ग्रीक आर्ट थी, चाहे वो मुगल आर्ट थी, चाहे वो दिल्ली सल्तनत में जितनी भी आर्ट आई, उन सब में अगर आप देखेंगे तो वहां पे पेंटिंग जो आई, आर्ट आई, तो उसमें आर्किटेक्चर जो आपके स्टाइल होते थे, बनाते थे, जैसे मान लीजिए कि मंदिरों के बनाने के स्टाइल अलग, या फिर जो है मस्जिदों के बनाने के स्टाइल अलग, फिर कोई मकबरा बना है तो मकबरा कैसे बनेगा, उसमें क्या चीज, किस तरह का दर होगा, या गुंबद कैसे बनाया जाएगा। तो उसमें इस तरह की चीजें जो है स्ट्रक्चरल चीजें थी, जो कि आपके बहुत सारी चीजें इंडिया ने सीखा बाहर से आने वाले लोगों से। तो ये सब जो है बाहर की चीजों से ही आए हुए चीजें हैं जो हम लोग जो है आपके एक तरह से यूज करते हैं। फिर आर्किटेक्चर के साथ साथ सबसे बड़ी चीज कॉइन्स पे भी लिखाई होती थी।
ईयर पड़ा होता था। तो जैसे मान लीजिए कोई कॉइन बनाया गया, इस कॉइन पे सपोज कर लीजिए कि कोई मूर्ति या कोई चित्र बनाया गया है, ये कोई चित्र बनाया गया है और उस पर किनारे किनारे ये पूरी चीज लिखी हुई है। ये पूरा रिजीम लिखा रहता था कि किस राजा की थी या किस राजा के काल में थी और जो है आपके कब जो है इसको बनाया गया। तो कॉइन्स ने बहुत हेल्प किया। तो डिफरेंट तरीके के कॉइन्स होते थे जो आपके इस तरह की इंफॉर्मेशन दिया करते थे। तो कॉइन्स से हमें खूब इंफॉर्मेशन मिला करती थी। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो सील्स थी, कॉइन्स के साथ साथ सील्स। सील क्या होती है? सील भी आपके एक तरह से छोटे छोटे जो है आपके एक तरह से पत्थरों पर, मेटल्स पर, जो मेटल होते हैं जैसे तांबे का है, कॉपर का जो है आपके मेटल होता है उस पर, या फिर जो है आपके एक तरह से कोई भी मेटल जैसे होता था, लोहा होता था या फिर किसी पर जो है उसमें कार्विंग कर दी जाती थी या उसमें जो है आपके नक्काशी की जाती थी। तो इस तरह की सील्स जिसमें कि आपके कभी कभी क्या होते थे, जानवरों के चित्र भी बने होते थे या उस पर कुछ लिखा होता था, लेख होता था। तो ये जैसे मान लीजिए सील है, इस पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये किस लैंग्वेज में है ये आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज क्या बता रही है क्या नहीं। तो इस तरह की सील्स जो थी ये आपके सामने आने लगी। तो आर्किटेक्चर था, कॉइन्स था, सील्स था, इंस्क्रिप्शन था, मैन्युस्क्रिप्ट था, यही सब जो है सोर्सेस थे जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी इन पीरियड्स की। अब इसके बाद धीरे धीरे करके जब सारी टेक्नोलॉजी आने लगी, पेपर बनाना आदमी ने सीखा। पहले तो घास के उससे जो है आपके बांस से जो है आपके पेपर बनाए जाते थे। जब पेपर बनने लगा तो पेपर पर लिखा जाने लगा। तो पहले जो है आपके लेख जो हुआ करते थे वो आपके एक तरह से ऐसे पत्तों पर हुआ करते थे या फिर पेपर बहुत ही लो क्वालिटी का होता था। तो पेपर जब बनने लगे, अच्छी क्वालिटी के पेपर बनने लगे, तो एक तरह से रेवोल्यूशन आया, एक चेंज आया। और वो चेंज ये था कि बहुत ज्यादा जो है आपके इस इंस्क्रिप्शन का, मैन्युस्क्रिप्ट का, सील का, कॉइन का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, क्योंकि जितने रिकॉर्ड्स हुआ करते थे वो फिर पेपर पे लिखे जाने लगे। हर तरह का रिकॉर्ड्स जो था, जब से पेपर का यूज शुरू हुआ, जैसे देखिए लिखा जा रहा है यूज ऑफ पेपर रिप्लेसेस ओल्डर रिकॉर्ड्स, सारे ओल्डर रिकॉर्ड्स को पेपर ने रिप्लेस कर दिया। फिर पेपर बिकेम चीपर, चीपर था, सस्ता था, मोर वाइडली अवेलेबल। फिर जब पेपर बनने लगा तो हर जगह अवेलेबल भी था, आपको बहुत ज्यादा जाना नहीं पड़ता था, जो है इसको परेशान नहीं होना पड़ता इसको लेने के लिए, खरीदने के लिए। पेपर्स वर यूज्ड टू राइट होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट के मतलब जितनी भी आपके मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए जो रिलीजियस चीजें होती हैं उन चीजों को लिखने के लिए होली टेक्स्ट जो आपके बनाए जाते हैं वो। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स हुआ करते थे किसी डायनेस्टी के, किसी एम्पायर के, जो डायनेस्टी हुआ करती थी, तो उसमें एक राजा है तो कब उसकी बर्थ हुई, कब उसके जो है बच्चे की बर्थ हुई, कब जो है आपकी उसकी डेथ हुई, फिर उसका सक्सेसर कौन था, उसका प्रीडेसर कौन था, ये सारी चीज को कौन लिखता था, ये क्रॉनिकल होता था। तो ये आपके रूलर्स के क्रॉनिकल्स हुआ करते थे। फिर लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, तो सेंट्स की जो आपके एक तरह से सेंट्स हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, तो साधु संत जो है आपके उपदेश दिया करते थे, तो उनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स जो हुआ करती थी वो लिखी जाती थी पेपर्स पर। फिर उसके बाद पिटिशंस एंड जुडिशियरी रिकॉर्ड्स, क्योंकि जस्टिस आ चुका था, जुडिशरी में काम होने लगा था, तो इसलिए जितना भी आपके एक तरह से जुडिशरी वर्क था, पिटीशन जो फाइल हुआ करती थी, जैसे मुकदमे हुआ करते थे, तो वो पेपर पे लिखे जाने लगे। तो ये सब रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, तो अब क्योंकि अकाउंटेंसी भी शुरू हो गई थी, टैक्सेस भी शुरू हो गए थे, तो टैक्स लेना देना पहले सब क्या हुआ करते थे, ओरल था, बार्टर सिस्टम सब चल रहा था। फिर जब रिकॉर्ड्स आ गए तो टेक्सुअल रिकॉर्ड बनने लगे, सारे टेक्सुअल रिकॉर्ड बना करते थे। और खास तौर से सरकारी महकमे में, सरकारी महकमे का मतलब ये कि सरकार जो होती थी, सरकार के मतलब जो राजा होता था, वंश होता था, वो अपनी सारी लेखा जोखा एक जगह पर लिखता था। तो वो क्या होते थे, वो टेक्सुअल रिकॉर्ड होते थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। वजह यह है कि टेक्सुअल रिकॉर्ड में सारी इंफॉर्मेशन होती थी कि कितना टैक्स आया, कहां पर इसको खर्च किया गया, पूरी अकाउंटेंसी उसमें लिखी जाती थी।
तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड बहुत काम आने लगे, बहुत मिलने लगे, और इस तरह के टेक्सचुअल रिकॉर्ड बहुत सारे मिलते हैं। जैसे पुराने टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन अब लिखे ऐसे होते थे, ऐसे लैंग्वेज में कि वो हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको समझना मुश्किल हुआ करता था लैंग्वेज में। लेकिन वो पेपर के फॉर्म में, पेपर में जो है आपके टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। तो जितने इस तरह के इवेंट्स होते थे वो सब धीरे धीरे करके पेपर पर आ गए। जब पेपर्स पर आ गए तो जैसे पिलर का इंस्क्रिप्शन है वो खत्म होने लगा, पत्थरों पर इंस्क्रिप्शन जो था वो खत्म होने लगा, सील का प्रचलन जो था, सील्स जो है एक्सटिंक्ट करने लगी, जाने लगी, कॉइन्स पर बहुत ज्यादा लिखा नहीं जाने लगा फिर जो है आपके। तो ये सारी चीजें जो थी, मैन्युस्क्रिप्ट लगभग खत्म ही हो गई पेपर के आने से। तो पेपर जो है आपके एक तरह से रिकॉर्ड्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में जो है आपके यूज करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था, और इस चेंज की वजह से आपने देखा कि स्टार्टिंग से 700 कॉमन एरा से 1750 कॉमन एरा तक आते आते बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ कि मैन्युस्क्रिप्ट से हम लोग कहां तक पहुंच गए, टेक्सचुअल रिकॉर्ड पर पहुंच गए, जो कि पेपर्स में लिखा जाने लगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट था हम लोगों का। ये धीरे धीरे करके हम लोग ने इन सभी चीजों को जो है आपके अपनाया। अब देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ बहुत सारी चीजें, तो नई नई टेक्नोलॉजी आई, सारी चीजें आई। जब सारी चीजें आई तो पॉलिटिकली भी आदमी स्ट्रांग होता चला गया, सोशल लाइफ आदमी की अच्छी होती चली गई। सोशल लाइफ कैसे अच्छी होगी? जब सोशल लाइफ हमारी ये तब अच्छी होगी जब हमारे पास टेक्निक्स होंगी वर्क करने के लिए, आसानी से किसी काम को हम इजीली कर पाते हो। तो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स बने। सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे बने या किस तरह से बने, उसका जो है आपके रीजन क्या था, क्या वजह थी? तो पहली चीज तो ये कि धीरे धीरे करके जो है आपके हम लोग ने चीजों को सीखना शुरू किया। तो जैसे इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। ये जो समय था 700 से लेकर 1750 तक का समय जो था, ये एक तरह से ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, क्योंकि इसी में सारा जितनी भी आप डायनेस्टीज, मेन डायनेस्टीज इंडिया में देखते हैं, वो सब यहां पर मौजूद थी, या सब जो है आपके आके जा चुकी थी। इसलिए टेक्नोलॉजी जो है आपके अलग अलग जगह से आई। जैसे आपके पर्शियन व्हील आ गई पर्शिया से, तो पर्शियन व्हील किस लिए थी? इरिगेशन के लिए। तो इरिगेशन के लिए जो है बड़ी सी व्हील आ गई, और इसमें पानी जो होता था दूर दूर तक आपके इसके फेंका जाता था इससे। तो व्हील, पर्शियन व्हील का इस्तेमाल होने लगा, जिससे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ गई। इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ने से क्या हुआ? क्रॉपिंग सिस्टम बढ़ने लगा, फार्मिंग जो है आपके एक तरह से बढ़ने लगी, लोग फार्मर्स बनने लगे। तो अब यह क्या था कि फार्मिंग, देखिए अभी आगे चल करके आप देखेंगे कि थोड़ा सा आगे और स्पैन चलेगा, तो अभी देखेंगे अभी जो है एक तरह से फार्मर्स का पूरा पीरियड ही आ जाएगा। तो जैसे स्पिनिंग जो है आपकी ये आई, फिर स्पिनिंग व्हील जो है आपके एक तरह से व्हील आ गई। स्पिनिंग व्हील में क्या है कि जो आपके चरखा होता था उससे काटा जाता था, और उससे जो है आपके जो है कपास से जो है धागा बनाया जाता था, धागे से कपड़ा बनाया जाता था। तो ये जो है आपकी चीजें जो है डेवलप होने लगी। फिर हम लोगों ने इसी पीरियड में अगर आप देखें तो न्यू टेक्नोलॉजी जो लार्ज डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट जो है आपके एक तरह से किसी के ऊपर विजय पाना, इस टाइम सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से लड़ाई दंगे का टाइम था। जो 700 से लेकर के 750 कॉमन एरा तक के बीच में अगर आप देखेंगे तो बड़ी लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सारी डायनेस्टीज आई, एक डायनेस्टी आई, दूसरी चली गई, दूसरी चली गई, तीसरी आई, इस तरह से आपके लगातार ये डायनेस्टीज चलती रही। और ये जो है आपके एक तरह से जैसे फायर कॉम्बैट्स, फायर आर्म कॉम्बैट्स जो है आपके बनने लगे। कॉम्बैट क्या होते हैं? फायर आर्म कॉम्बैट लड़ाई झगड़े के जो है आपके इस्तेमाल में जितनी भी औजार आते हैं, आर्म्स आते हैं, तो वो सारे आर्म्स जो हैं वो जो है आपके वॉर के जितनी चीजें होती है वो कॉम्बैट में आती है। कॉम्बैट का मतलब होता है वॉर। तो फायर आर्म कॉम्बैट में क्या आ जाता है? फिर जैसे तोपें, बड़ी बड़ी तोपें बनने लगी थी, और इसी जैसे मुगल के पास बहुत ज्यादा तोपें थी। फिर मुगल एम्पायर में अगर आप देखें सबसे ज्यादा तोपें जो है आपके डेवलप हुई। तो उस समय से आपके एक तरह से डेवलपमेंट शुरू हो गया था। फिर जो आपके एक तरह से आर्म्स एंड एम्युनिशंस, जैसे आपके जो पहले तो आपके स्वॉर्ड्स हुआ करती थी, आपकी तलवारें हुआ करती थी,
तो तलवारों से जो है आपकी लड़ाई हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ, आर्म्स आने के बाद बंदूक बन गई। जब गन जो है आपके बन गई तो डिफरेंट गन का यूज होने लगा और जो है आपके एक तरह से कॉम्बैट में आपके इस्तेमाल होने लगा। जो आपके न्यू टेक्नोलॉजी थी उससे रिलेटेड जो है आपके आर्म्स एंड एम्यूनेंस था। तो जितने भी आर्म्स थे या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हथियार थे वो हथियार जो है आपके न्यू टेक्नोलॉजी पे डेवलप होने लगे। तो पुराना प्रचलन हाथी पे आ रहे हैं, घोड़े पे आ रहे हैं और जो है तलवार से लड़ रहे हैं, तो उतनी देर में तो नए टेक्नोलॉजी से काम हो जाता था। तो 1000 आदमी को एक साथ मान लीजिए एक गोला बरसा दिया गया, तोप का गोला अगर कहीं जाकर के गिर गया तो 100 200 500 आदमी इकट्ठा एक साथ मर गए। तो इस तरह से भी जो है आपके हुआ करते थे। तो ये क्या है कि ये धीरे धीरे करके ये डेवलपमेंट्स थे। तो पहला जो सबसे एक्सट्रीम डेवलपमेंट था वो इसी जो है कॉम्बैट का था, फायर आर्म्स कॉम्बैट का। तो फायर आर्म्स कॉम्बैट में सबसे ज्यादा जो है आपके डेवलपमेंट हुआ। और फिर उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपके जो है इरिगेशन में इरिगेशन फैसिलिटी आने की वजह से, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी जो आई है ये पर्शियन रीजन से आई है। वजह क्या है कि जैसे जहां पर पानी की दिक्कत होती है, पानी कम होता है और पानी का उपयोग ज्यादा होता है, यूज ज्यादा हम लोग को करना होता है, तो वो जो है आपके एक तरह से वहीं से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो है हमें कैसे पानी को इस्तेमाल करना है। तो पर्शिया के रीजन में, पर्शियन रीजन कौन सा था, ईरान का क्षेत्र जो था, पूरा ईरान इराक ये सब पूरा जो है आपके डेजर्टेड रीजन है, वहां पानी नहीं है। तो वहां से जो है इरिगेशन फैसिलिटी इसी तरह से आने लगी, कम पानी से ज्यादा जगह पर इरिगेशन करना, यही हम लोगों ने सीखा इससे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको कहा जा रहा है, जैसे हमने आपको बताया इंडिया था, इंडिया है, पाकिस्तान है, फिर आपका नेपाल है ना, भूटान का क्षेत्र आ जाता है, भूटान का रीजन होता है, फिर उसके अलावा बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये सब मिलकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाते हैं। मतलब पहले पूरा इंडिया का रिजीम जहां तक था वो पूरा रिजीम जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। अब धीरे धीरे करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के में कुछ रिसोर्सेस थे मौजूद और कुछ लाए गए बाहर से। तो जब बाहर से लाए गए तो उसकी वजह से इंडिया में और तेजी से डेवलपमेंट होने लगे। वो क्या था, न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट। न्यू फूड में, नया भोजन में क्या था, खासतौर से आलू, सबसे पहले आलू लाया गया। तो इंडिया में जब आलू आया, आलू का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आलू जो है आपके यूज भी होने लगा और उसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा थी। भुट्टा, जो भुट्टा होता है, तो ये जो है आपके एक तरह से मेज जिसको कहा जाता है, तो मेज और पोटैटो ये बहुत ज्यादा जो है आपके सबसे पहले लाया गया और इससे जो है आपके एक तरह से फार्मिंग जो है आपके डेवलप की गई, क्रॉपिंग किया जाने लगा और एक तरह से इस तरह का फूड जो है जब आया जिसका लागत कम होती है और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इससे फायदा बहुत मिलने लगा लोगों को। और दूसरी चीज ये कि खाने का वैरायटी मिलने लगी। बेवरेजेस में, बेवरेजेस के मतलब जो खाने पीने वीने के सामान होते हैं, पीने के सामान में जैसे चाय है, कॉफी है, ये सब बेवरेजेस में आते हैं। तो बेवरेजेस में क्या आ गया, तो मेनली क्या आया कि टी और कॉफी, चाय और कॉफी के बागान जो होते हैं, तो चाय और कॉफी के जो बागान हैं, जो प्लांटेशन हुआ करता था, तो वो क्या है, वो जो सदर्न इंडिया का पार्ट है, तो सदर्न इंडिया के पार्ट में लाया गया और वहां पर जो है आपके सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा, केरला में, आपके कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो नीचे के अगर 3-4 स्टेट आप देखेंगे, टोटल कॉफी का प्रोडक्शन वहीं पर होता है। तो कॉफी बहुत ज्यादा जो है आपकी होती है, टी भी वहां पर बहुत ज्यादा होती है और इसके अलावा कुछ स्पाइसेस भी, स्पाइसेस तो इंडिया में बहुत ज्यादा थे और स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में गए हैं इंडिया से, खासतौर से केरला से। तो इसके अलावा मिर्च नहीं थी, हरी मिर्च इंडिया में नहीं थी, तो हरी मिर्च लाई गई। तो हरी मिर्च फूड में एक जो है आपके एक तरह से जायका लाने के लिए जो है आपके इंडिया में लाई। तो एक साथ मेज, हरी मिर्च जो है आपके और आलू, ये 3 चीजें जो है फूड की लाई गई, जो कि आपके एक तरह से खाने के जो है आपके टेस्ट में जो है आपके फर्क आया या फिर नए नए फूड्स जो है आपके बनने लगे। इन सब के आने से लोग नए नए जो है आपके एक तरह से जो पेय था, जो आपके एक तरह से ड्रिंक था, वो आपके लोग बदलने लगे, कॉफी
पी करके अपना टेस्ट बदलने लगे, चाय जैसी कोई चीज नहीं थी, धीरे धीरे करके चाय पीने लगे। तो ये सब सारे चेंजेस आए जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब ये पीरियड जो था, ये पीरियड कहा जाता है पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। बहुत मोबाइल, बहुत मोबिलिटी वाला पीरियड था। मोबिलिटी मतलब कोई आता था, जाता था, लड़ाई दंगा हो रहा है, सारी चीज। और इसी बीच में बड़ी बड़ी डायनेस्टीज के साथ छोटे छोटे चीजें भी डेवलप हुई, अलग अलग जगह पर जो है आपकी चीजें डेवलप होती चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल 8 से लेकर के 14th सेंचुरी के बीच में, 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में, बिटवीन 8th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी, इस बीच में बहुत छोटे छोटे जो है आपके रीजन में चीजें डेवलप होने लगी। जैसे मराठा, होलकर, ये सब जो है आपके मिड इंडिया में जो है आपके डेवलप होने लगे। फिर इसके बाद मराठा जो थे धीरे धीरे करके आपके इधर की तरफ जो है आपके वेस्टर्न पोर्शन में जो है आपके शिफ्ट होते चले गए। उसके अलावा जो ये पूरा जो आपके एक तरह से राजस्थान का रीजन पड़ता है, ये पूरा राजपूत रीजन था। राजपूत जो क्षत्रिय होते हैं, ये जो है आपके ब्रेव वॉरियर्स हुआ करते थे। तो ये सोल्जर्स या फिर जो है आपके कमांडर्स हुआ करते थे। तो आर्मी में जो फ्रंट में लोग दिखाई पड़ते थे लड़ाई दंगे वाले, वो सब ये राजपूत हुआ करते थे। तो इसी में से जो है कुछ जो है कमांडर्स बन जाते थे, कुछ यहीं पर चीफटेन्स बन जाते थे, जो आपके एक तरह से लीड करते हैं किसी जो है आपके टीम को। तो वो सब जो है आपके बन जाते थे। तो जितने भी आपके राजपूत हुआ करते थे वो वेस्टर्न पोर्शन में धीरे धीरे करके आपके डेवलप हुए। उसके अलावा जैसे सिख जो थे वो आपके पंजाब के रीजन, लाहौर का जो क्षेत्र था, वो सब पूरा रीजन जो है वहां पर सिख का डेवलपमेंट होने लगा। तो ये सब क्या हुआ, 8 से 14th सेंचुरी के बीच में धीरे धीरे करके आपके ये चीजें डेवलप हुई। फिर साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया का रीजन पूरी तरह से, मैसूर का जो क्षेत्र था, कर्नाटक में मैसूर जो था, वो पूरा टीपू सुल्तान और उसके आसपास के रीजन से पूरा जो है आपके टीपू सुल्तान एक बहुत जो है आपके ये कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल किंग था, एम्परर था, जो कि आपके साउथ इंडिया का माना गया। और उसी टाइम जो है आपके हैदराबाद के निजाम जितने थे, निजाम जो है आपके हैदराबादी निजाम जो हुआ करते थे, वो आपके यहाँ पर डेवलप होने लगे या डेवलप हुए। तो ये सारी चीजें जो है आपके धीरे धीरे करके, तो चाहे वो आपके क्षत्रिय हों जो कि आपके राजपूत के फॉर्म में, या फिर जो है जाट भी, इवन जैसे आपके हरियाणा के क्षेत्र में जाट जो है आपके डेवलप होने लगे। जाट जो है आपके एक तरह से एक रेस निकल करके आई, तो वो ये भी इसी टाइम इमर्ज करी। इमर्ज करने का मतलब निकली। तो सिख उसी टाइम निकले, राजपूत निकले, फिर मराठा निकले, है ना, फिर टीपू सुल्तान जो है आपके दक्षिण में, साउथ में, फिर निजाम जो है आपके हैदराबाद में। तो ये जो है आपके रीजन था जो कि आपके बहुत ज्यादा मोबिलिटी वाला था। और इसी में जो है आपके जो है एक तरह से एक दूसरे से आदमी वॉर हो रही थी, अपना अपना क्षेत्र सबने बना लिया था। और इसी क्षेत्र में जो अलग अलग क्षेत्र था, अब इसी जो रीजन्स में जो बाहर से लोग आया करते थे, इन्वेड हुआ करते थे, वो सब के सब जो है आपके एक तरह से इन्हीं से आकर के लड़ा करते थे और इन्हीं को जीता करते थे। तो कोई मराठा को जीतता था, कोई जो है आपके होलकर को जीतता था, कोई जो आपके जो है हैदराबाद निजाम को जीतता था, कोई जो है आपके एक तरह से सिख को जीतता था। तो जिससे धीरे धीरे करके आपके एम्पायर को ये बढ़ाते थे। जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी आपने पढ़ा है, तो मोहम्मद गौरी जो है आपके एक तरह से जब आए, तो ये तो खैर 1200 में आए, 1206 में लास्ट जो है मोहम्मद गौरी गए। तो तब तक जो है उन्होंने कितनी बार इन्वेजन किया था, तो यहीं पे लड़ाई हुआ करती थी मुख्यतः। तो ज्यादातर फ्रंटेज में राजपूत ही हुआ करते थे। और मैक्सिमम आप देखेंगे मुगल में भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लड़ाई जो हुई वो आपके एक तरह से राजपूत और मराठा से ही हुई। तो ये जो है आपके ज्यादातर लोग जो आपके हुआ करते थे, जो इस तरह से जो है आपके डेवलप होते थे। तो ये इस पीरियड में 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में ये सब जाकर के सबसे ज्यादा जो है आपके डेवलप हुए या इमर्ज किए। अब देखिए ये पीरियड क्या था, जब हमने आपको कहा कि अब नए नए फसल आ गई, फूड आ गया, तो क्या है, फार्मर्स बढ़ने लगे। उनको दिखने लगा कि हाँ थोड़ा सा जो है आपने बोया कोई चीज और हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिलने लगा, इससे हम पैसा कमा सकते हैं। लोग फार्मर्स बनने लगे, जमींदारी जो है आपकी शुरू हो गई।
तो जमींदारी में ये हो गया कि जिसके पास जमीन थी वो दूसरे को दे देता था, वो अपना खेती बड़ी करने के लिए। तो इसलिए जो है आपके इस चीजों का प्रचलन शुरू हो गया। तो अब यहां पर क्या है, ये था पीरियड ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। कृषि करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए क्या किया जाता था, मैदान चाहिए होता था। मैदान कैसे निकालते थे, पूरे जंगल पड़े रहते थे, जंगलों को काट देते थे, जंगलों को काट के आग लगा देते थे, प्लेन मैदान मिलता था, वहां पर क्या होता था, वहां पे आपके क्रॉपिंग की जाती थी। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके जो है क्रॉपिंग की जाती थी और जैसे जैसे जो है आपके इस तरह के फार्मर्स बढ़ने लगे, तो फार्मर्स के पास पैसा बढ़ने लगा, सोसाइटी में उनका नाम होने लगा, हर जगह पर उनका जो है आपके एक तरह से होल्ड होने लगा। तो जो आपके अलग अलग जगह था, तो फार्मर्स जैसे पहले क्या हुआ करते थे, फॉरेस्ट में पहले आग लगाई जाती थी, आग लगाने से पूरा ज्यादातर सब साफ हो जाता है, कटाई कम करनी पड़ती है, तो आग लगा दी जाती थी, बाकी बड़े पेड़ों को काट दिया जाता था और उसके बाद जो है आपके फार्मिंग जो है की जाती थी। अब इसमें क्या होता था, जैसे पीजेंट्स एमर्जेंस, पीजेंट्स क्या होते हैं, पीजेंट फार्मर्स को कहा जाता है। फार्मर्स उभर करके आए, जब फार्मर्स उभर करके आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो आसपास के जितने भी फॉरेस्ट में लोग रहा करते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते थे, ड्वेल करने का मतलब होता है रहना, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हुआ करते थे उनको वहां से निकाल दिया जाता था, वो माइग्रेट करने, उनको जो है कहा जाता था कि आप इसको छोड़ के जाइए, यहाँ पे हम लोग खेती करेंगे, तो ये माइग्रेट करा दिया जाता था उनको, और धीरे धीरे करके आपके एक तरह से खेती बढ़ती चली गई। पीजेंट बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। जो मेन सोसाइटी थी उसको अब रन करने लगे कौन, फार्मर्स। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे वाले वही हो गए। तो जब पैसे वाले फार्मर्स पीजेंट्स हो गए तो अब बड़ी सोसाइटी उन्हीं की बनने लगी। जब ज्यादा फार्मर्स होंगे और हर जगह वही मौजूद हैं, हर जगह जो है आपके एक तरह से जो पैसे वाले लोग हैं वो सब आपके फार्मर्स ही हैं, तो पूरी सोसाइटी को अपने हाथ में रन करने लगेंगे, तो उन्हीं के से आपके एक तरह से सोसाइटी रन होने लगी थी। इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस स्टार्टेड। जब लोगों के पास जो है आपके कई जगह पे, मान लीजिए कि आपके फार्मर्स के पास पैसा होने लगा, तो एक नहीं 10 लोगों के पास पैसा हो गया। अब 10 लोग एक दूसरे का बात थोड़ी सुनेंगे। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ने लगा, फार्मर्स बढ़ने लगे, उनका जो है आपके एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा, तो वैसे वैसे जो है आपके सोसाइटी में और जो है बुराइयां आने लगी, आपस में लड़ाई शुरू हो गई। फिर कोई अपना हेड बनना चाहता था किसी चीज का, कोई दूसरा हेड बनना चाहता था, तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी, कॉम्प्लेक्स होने लगा पूरा जो है आपकी ये सारी चीजें। तो ये जो है आपके एक तरह से जो इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस थे वो शुरू हो गए। फिर पीपल ने अपने अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। सब कास्ट, पहले कास्ट हुआ करती थी, कास्ट की छोटी, तो इसको जो कास्ट का छोटा पार्ट हुआ करता था सब कास्ट, उसे जाति कहा जाता है। जाति में बंटने लगे लोग। तो पहले क्या था, तो पहले धर्म था, धर्म के बाद फिर धीरे धीरे करके जातियां बनाने लगे। तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से जितने जो है आपके मान लीजिए फार्मर्स हैं, तो फार्मर्स ने अपना जो है आपके एक तरह से उन्होंने अपना प्रोफेशन अलग बना लिया। कुछ और लोग हैं जैसे मान लीजिए उन्होंने अपना प्रोफेशन, कारपेंटर्स हैं, सब मिल करके अपना प्रोफेशन बना लिया। तो अब मूर्ति बनाने वाले हैं, उन सब ने अपना अपना जो है आप एक अपना जो है सोसाइटी डेवलप कर ली। तो इस तरह से सोसाइटी टूटने लगी सब कास्ट में, तो सब कास्ट डेवलप होने लगी। और सब कास्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जाति पंचायत बनाई जाने लगी। तो जाति पंचायत, तो जिस तरह पंचायत होती है उसी तरह विलेजेस में कुछ बड़े लोगों को लेकर के, जो एल्डर लोग हुआ करते थे, बड़े बूढ़े, क्योंकि उनकी बातें सब सुना करते थे, बड़े बूढ़ों का एक टीम बना दी जाती थी। एक जो है आपके एक तरह से एक आप ये कह सकते हैं कि पूरी जो है एक टीम बना दी जाती थी जो इसको रन करती थी। तो ये जो जाति पंचायत होती थी, तो ये क्या हुआ करती थी, वो कैसे फॉर्म होती थी, असेंबली ऑफ एल्डर्स, बड़ों का एक झुंड। तो जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे उनके एक झुंड से आपके एक तरह से इसको बनाया जाने लगा। फिर इसी तरह से, और ये जो है आपके जो बहुत सारे जो है आपके, क्योंकि वजह क्या थी कि एक तो आपके जो फार्मर्स थे उनका जो है होल्ड शुरू हो गया, और बहुत सारे
ऐसे विलेजेस थे जो आपके कुछ चीफ्टेंस ने ले लिया। चीफ्टेंस मतलब होते थे जो कुछ प्रमुख लोग होते हैं, जो मेन जो है आपके लोग होते हैं। तो पूरे पूरे गांव को एक एक आदमी देखने लगता था, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चीफ्टेंस। तो कुछ मुखिया, जिस मुखिया तरह के लोग, मुखिया को चीफ्टेंस कहा जाता है। तो मुखिया तरह के लोग जो कि आपके एक तरह से हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, तो वो जो है आपके एक तरह से मुखिया बन जाते थे और पूरे पूरे विलेज को अपनी तरह से आपके चलाना शुरू कर देते थे। तो इसी वजह से ईविल चीजें बढ़ी, ईविल्स बढ़ा, बुराइयां बढ़ी, और आपस में एक तरह से ये कहा जाए कि कास्ट, सब कास्ट और ये सारी सिस्टम जो है आपके डेवलप होने लगा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि कुछ ईविल चीजें भी हम लोगों ने जो है आपके फेस करी। अब देखिए, ये तो आपके छोटे छोटे रीजन्स की बात हो गई कि छोटे छोटे रीजन्स में क्या हो रहा था। अंपायर में क्या हो रहा था, पूरा एम्पायर जो था वो किस तरह से गवर्न कर रहा था, या कैसे पूरी डायनेस्टीज एक के बाद एक डायनेस्टी कैसे आ रही थी। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे आपकी डायनेस्टीज आना शुरू हुई, और ये डायनेस्टीज जो आना शुरू हुई उनमें अगर हम लोग देखें तो आपके जो डायनेस्टीज थी उनमें जैसे चोलास थे, तुगलक थे, खिलजी थे, मुगल थे और दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में ही ये सारी चीजें 5 प्रमुख जो है आपकी डायनेस्टीज आती हैं। तो दिल्ली सल्तनत कोई अलग जो है वो नहीं है, बल्कि 5 जो है आपके अलग से वो आती हैं। मेनली आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल जो है आपके ये 2 डायनेस्टी को समझना है, क्योंकि जो तुगलक हैं वो भी दिल्ली सल्तनत के हैं, खिलजी जो है वो भी दिल्ली सल्तनत के हैं। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो चोलास थे। तो ये चोलास का रीजन था, ये पूरा जो पिंक से आपके दिखाया जा रहा है ये पूरा रीजन था, जिसमें श्रीलंका भी आता था। पूरा ये रीजन जो है आपके चोलास जो थे वो जो है गवर्न कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है आपके इस पूरे क्षेत्र में जो है आपके उन्हीं का जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल था साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया के जो है चोलास थे, और खास तौर से चोलास का जो आपके एक तरह से रिजीम था वो सिर्फ साउथ इंडिया तक ही सीमित था। तो वो कभी भी मिड इंडिया या फिर अपर इंडिया में कभी नहीं आए, तो चोलास वहां पे खत्म हो गए। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग देखें तो पहले आता है दिल्ली सल्तनत। अब जो अभी आप मैप देख रहे थे उसमें जो रिजीम अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेनली अगर हम लोग देखें तो जो मुगल अंपायर है और दिल्ली सल्तनत है, तो ये एक साथ आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो थी वो उसके अंदर 5 बड़ी डायनेस्टीज थी। दिल्ली सल्तनत में 1206 कॉमन एरा से लेकर के 1526 कॉमन एरा तक जो है आपके 5 डायनेस्टीज आई। अब इस 5 डायनेस्टी में अगर आप देखेंगे तो पहली डायनेस्टी जो थी वो 1206 से 1290 के बीच में थी, पहली डायनेस्टी। फिर दूसरी डायनेस्टी जो आई वो थी 1290 से 1320 कॉमन एरा तक, ये दूसरी डायनेस्टी आई। फिर 1320 से 1413 तक एक और डायनेस्टी आई, जिसको आप मैप में देखेंगे तो 1321 से लेकर के जो है आपके 1398 तक दिखाया जाता है, तो 1413 तक। फिर एक आई 1414 से लेकर के 1451 तक, और फिर 5वीं डायनेस्टी जो आई वो 1451 से लेकर के आपके 1526 तक। ये जो है आपके एक तरह से डायनेस्टी चली। इसमें डायनेस्टी में अगर हम लोग देखें तो पहली डायनेस्टी जो थी वो थी स्लेव डायनेस्टी।
स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव क्या होते हैं? स्लेव होते बंदी। और ये बंदी जो है, जो पहले बंदी हुआ करते थे, तो राजा महाराजा पहले क्या किया करते थे, जो बंदी होते थे, मोहम्मद गौरी जब आए 1206 में, जब आए लास्ट जब आए थे, तो उसके बाद जो है आपके गयासुद्दीन बलबन थे। तो ये एक तरह से उनके जो आप देखेंगे तो गयासुद्दीन बलबन जो थे वो ये आपके एक आप ये कहें कि स्लेव थे। और स्लेव के मतलब ये होता है बंदी, मतलब आदमी जो किसी के अंडर में होता है। फिर उनको जो है पूरा रीजन दे दिया गया कि हाँ आप यहां पर देखिए हमारे काम को, और आप उनको बैठाल करके, और जो है आपके मेन राजा जो था वो चला गया। तो स्लेव डायनेस्टी क्या है कि इसी तरह जितने भी बंदी जो है आपके लोग थे, वो उसके अंदर जो बड़े आदमी थे वो आपके डेवलप किए। तो स्लेव डायनेस्टी जो आपकी खत्म होती है, तो इसी के बाद यहीं से खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी के बाद यहीं से तुगलक डायनेस्टी आती है। तो तुगलक डायनेस्टी जब ये एंड करती है, तो इसी के बाद सैयद डायनेस्टी आती है। और सैयद के बाद जो है आपके लोधी डायनेस्टी आती है। और लोधी डायनेस्टी पे आकर के आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। तो ये 5 डायनेस्टीज को ही कंबाइंड फॉर्म में आप दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के रिजीम में 5 जो है मेन डायनेस्टी आई। तो अब इन मेन डायनेस्टी में जैसे आपके, और यहीं से 1526 से ही मुगल जो है आपके एक तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो है एंड होता है, और यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं मुगल एम्पायर। तो 1526 से लेकर के 1857 तक, तो 1526 से लेकर के 1857 तक आप मान सकते हैं, जब तक जो है इंडिया में रिवोल्ट हुआ था, है ना, तो 1857 में, तब तक जो है आपके एक तरह से मुगल एम्पायर रहता है। तो पहले स्टार्टिंग दिल्ली सल्तनत से होती है, फिर आगे कंटिन्यू कर लेता है मुगल एम्पायर। अब देखिए जो स्लेव डायनेस्टी थी, तो ये था पहला गयासुद्दीन बलबन। गयासउद्दीन बलबन। अब हम पूरा आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक हिंट दिए दे रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें चली, है ना। तो गयासउद्दीन बलबन जो थे, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी, और स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई। फिर इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक आए। कुतुबुद्दीन ऐबक थे इसमें। फिर इल्तुतमिश थे, और रजिया सुल्ताना। ये प्रोमिनेंट लोग थे जो आप इसमें स्लेव डायनेस्टी में मान सकते हैं कि 4 प्रोमिनेंट लोग जो कि आपके एक के बाद एक आए, और इन्होंने सारी चीजों को जो है आपके देखा। फिर इसी तरह से खिलजी डायनेस्टी में तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करी, और खिलजी डायनेस्टी जैसे स्टार्ट तो करी, लेकिन बहुत ही जो है आपके प्रोमिनेंट जो है आपके रूलर नहीं कहा जा सकता। तो फिरोज खिलजी इनको कहा जाता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है आपके आए, खिलजी डायनेस्टी उन्होंने स्टार्ट करी। खिलजी डायनेस्टी में एक जो है आपके शख्स थे जिन्होंने जो है आपके बहुत ही प्रोमिनेंट रोल किया था, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी थे। फिर अलाउद्दीन जब खिलजी जो है आपके काफी टाइम तक थे, बहुत जो है अपने इन्होंने एम्पायर को बढ़ाया और सारी चीजें जो है आपके डेवलप करी। तो ये जो है आपके मौजूद थे ये अलाउद्दीन खिलजी, और इन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारी वॉर्स लड़ी, और वॉर लड़ करके धीरे धीरे अपने एम्पायर को ज्यादा जो है एक्सपैंड किया। इसके अलावा एक थे शिहाब उमर। तो ये भी वो
जलालुद्दीन, तो तीन प्रमुख जो है आपकी जो मेन खिलजी डायनेस्टी को देखा तो वो इन्होंने देखा, जिसमें से दो मेन थे आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, जो आपकी डायनेस्टी आपके इस समय थी। तो अगर जो है आपके स्लेव डायनेस्टी के बाद जब खिलजी डायनेस्टी आती है तो खिलजी डायनेस्टी इन सभी रीजन्स पे आपके पकड़ बनाती है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो यहां पर खिलजी डायनेस्टी को ये दिखाया गया है। खिलजी डायनेस्टी जैसे स्लेव डायनेस्टी को इन्होंने ओवरकम किया था, वेस्टर्न पोर्शन से आए थे, तो वेस्टर्न पोर्शन से आकर के ये सारी चीजें जो है इन्होंने धीरे धीरे करके अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया था। तो ये पूरा रीजन जो है ये पूरी खिलजी डायनेस्टी का जो है आपके यहाँ पर माना जाता है। ये जो है आपके इस तरह से ये पूरे रीजन में था। इसके अलावा जो आपके एक तरह से जो मेन राजा थे, जैसे हमने कहा जलालुद्दीन जो है आपके एक तरह से फिरोज जो है आपके खिलजी थे, उसके अलावा जो है आपके यही अलाउद्दीन खिलजी थे, और उसके बाद कुतुबुद्दीन जो है आपके भी यहाँ पर थे, लेकिन मुबारक शाह जिनको कहा जाता था, तो मुबारक शाह भी इसमें मौजूद थे। लेकिन ये कि आप ये कहें कि बहुत ज्यादा इन लोग अपने डायनेस्टी को एक्सपैंड नहीं कर पाए। तो इसीलिए जो है मेनली अगर हम लोग कहते हैं तो शिहाब उमर जो थे इन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया, और इन्हीं की वजह से सारी जो है आपके सल्तनत चली गई। तो यहीं पर जो है आपके उनका भी नाम आता है जो डायनेस्टी में थे, लेकिन मुबारक शाह जिनको कहा जाता है, तो मुबारक शाह भी थे जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो है आपके रोल में प्ले इन्होंने नहीं किया। और इसी के बाद जो है धीरे धीरे करके ये सारी चीज तुगलक डायनेस्टी के पास चली गई। तुगलक डायनेस्टी जो आपकी थी, तो इसमें भी एक दो बहुत ही प्रोमिनेंट जो है आपके एक तरह से राजा थे, और इसमें अगर हम लोग देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ये सबसे पहले जो है आपके तुगलक वंश की जिन्होंने नींव रखी या तुगलक डायनेस्टी जिन्होंने बनाया, तो ये आपके थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इन्होंने एक तरह से तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट किया। तो स्लेव डायनेस्टी जो है आपके एक तरह से को एंड किया खिलजी ने, खिलजी डायनेस्टी को फिर एंड किया जो है आपके तुगलक ने। अब तो तुगलक डायनेस्टी चलने लगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक के जमाने में बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, और गियासुद्दीन जो है उमर के नाम से, जैसे शिहाबुद्दीन उमर थे, तो उसी तरह से जो है आपके एक नाम आया जो कि जो है गियासुद्दीन जो है आपके तुगलक के नाम से आता है। लेकिन दो प्रोमिनेंट लोग इसमें जो है तुगलक डायनेस्टी में जो कि बहुत ही जो है मजबूत राजा माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग जो है आपके माने जाते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज बिन तुगलक, ये जो है आपके फिरोज बिन तुगलक, ये जो दो आपके राजा थे इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत तेजी से बढ़ाया। और इनका एम्पायर अगर आप देखेंगे तो ये जो है तुगलक वंश का जो यहां पे अभी डायनेस्टी सिर्फ यहां तक थी, किसकी, खिलजी की, इन्होंने यहां तक बढ़ा डाला। तो ये रीजन जो है आपके पूरा जो है आपके ऑक्यूपाई कर लिया तुगलक ने। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो है आपके इन्वेड करना शुरू किया। और किस रीजन में गए, जो रीजन आपके जो मैसूर ऐसूर वाला क्षेत्र था, टीपू सुल्तान वाला, तो वो सब रीजन जो है आपके एक तरह से इन्हीं के कब्जे में चला गया। चोल जो थे नीचे, चोल भी सब उनको भी जो है आपके इन्होंने जो है आपके खत्म किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज बिन तुगलक इन दोनों ने अपने अंपायर को बहुत ज्यादा बढ़ाया। तो यहां तक जो आपके खिलजी का था वो अब नीचे तक पहुंच गया आपके तुगलक। देखिए अगर आप देखेंगे तो खिलजी वंश अभी हम लोग ने देखा ये यहीं तक था, देखिए, और यही जो है आपके नीचे तक चला आया, कौन सा, ये जो है आपके तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी अगर आप देखेंगे तो तुगलक डायनेस्टी जो थी वो खूब एक्सपैंड करी और नीचे तक पहुंच गई। अब देखिए इसी के बाद तुगलक डायनेस्टी का जब एंड हुआ तो एक तरह से यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी में जो सबसे प्रमुख रोल प्ले किया वो खिज्र खान है। खिज्र खान एक
जो है आपके खिज्र खां जो थे, खिज्र खां सैयद लिखते थे वो पूरा नाम, इसीलिए यहीं से सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हुई। तो खिज्र खां ने क्या किया कि अपने एम्पायर को बढ़ाया भी, और दूसरी चीज अपनी जो आपके एक तरह से सेना थी उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करी, लोगों को जो है आपके सेनाओं में शामिल करने की कोशिश करी। तो जो अपनी आर्मी थी उसको ये स्ट्रांग कर रहे थे। और खिज्र खान जो थे, इन्होंने क्योंकि टेक ओवर किया था, तुगलक डायनेस्टी को लिया था, तो स्टार्टिंग थी इनकी सैयद डायनेस्टी की, तो इन्होंने जो है आपके जो एक रोल प्ले किया सैयद डायनेस्टी के लिए, तो वो एक ऐसा रोल था कि उनके पीछे जितने भी आपके एक तरह से जो है एम्परर्स आए या किंग्स थे, तो वो उन तक नहीं पहुंच पाए या उनके काम तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह, ये तीन आपके लोग सैयद डायनेस्टी में और आए। तो इसमें मुबारक शाह इसके बाद आए, फिर इसके बाद इनको जो है आपके इनके बाद जो है वो मोहम्मद शाह थे, और मोहम्मद शाह को जो है के रिजीम को जो है टेक ओवर किया था अलाउद्दीन शाह ने। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये चार प्रोमिनेंट सैयद डायनेस्टी के जो है लोग थे जो कि यहां पर जो है देखे गए, जिसमें से खिज्र खां जो थे जिन्होंने डायनेस्टी की शुरुआत करी थी सैयद डायनेस्टी की, ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। तो मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह तो आपके एक तरह से बहुत जो है एक तरह से कहा जाए कि बहुत मजबूत राजा नहीं थे, अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाए, लेकिन जब तक खिज्र खां थे तब तक जो है इनका एम्पायर सैयद डायनेस्टी चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे करके आपके ये भी जो है आपके अलाउद्दीन शाह तक आते आते, अलाउद्दीन शाह जो है वो बहुत ही कमजोर जो है आपके एक तरह से राजा माने जाते थे, और इन्हीं को फिर जो है बहलोल खान लोदी थे, उन्होंने इनको डिफीट दिया। और इसके बाद जो है आपके अलाउद्दीन शाह के बाद बहलोल लोदी जो थे, बहलोल लोदी ने जो है आपके लोदी डायनेस्टी को स्टार्ट किया। तो लोदी डायनेस्टी की शुरुआत किसने किया? बहलोल लोदी ने। बहलोल खान लोदी इनको कहा जाता है। तो बहलोल खान लोदी जो है आपके लोदी डायनेस्टी के जो है आपके एक तरह से नींव रखने वाले थे, और इन्होंने शुरुआत करी डायनेस्टी की। और इसी के बाद दो और बहुत ही प्रोमिनेंट राजा आए जो कि लोदी उसमें थे, एक सिकंदर लोदी आया और एक इब्राहिम लोदी थे। तो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने भी लोदी डायनेस्टी को बहुत तेजी से जो है बढ़ाने की कोशिश करी, और इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है आपके ऐड करी। तो सिकंदर लोदी और जो है आपके इब्राहिम लोदी, तो लोदी अगर आप देखेंगे लोदी डायनेस्टी में ये तीन प्रोमिनेंट जो है आपके राजा थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी जो कि आपके थे। और फिर इब्राहिम लोदी के बाद ये पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई, और यहीं पर आकर दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। दिल्ली सल्तनत जब खत्म हुई तो इब्राहिम लोदी से टेक ओवर हो गया फिर मुगल अंपायर में, और मुगल अंपायर जो बाबर ने स्टार्ट किया, तो इसी के बाद जो है आपके पूरा रिजीम बाबर के पास चला गया। तो अब अगर हम इसको देखें तो जो खिलजी डायनेस्टी थी वो यहीं तक थी, लेकिन धीरे धीरे करके तुगलक लोगों ने यहां तक पहुंचाया, ये जो है साउथ इंडिया में नीचे तक आए। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके फिर जो सदर्न इंडिया में जो लोग थे, सदर्न इंडिया के जो आपके और राजा थे छोटे छोटे, वो आपस में मिल मिल करके जो है इनके ऊपर जो है आपके वॉर करने लगे, और धीरे धीरे करके अपने जो है रीजन को इन्होंने बचाया। तो दिल्ली सल्तनत लास्ट में आकर के सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में रह गई थी, तो नॉर्दर्न पार्ट में रह गई, सदर्न पार्ट से बिल्कुल जो है आपके खत्म हो गई थी ये। अब देखिए जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1206 से 1526 तक थी, जिसमें 5 ये बड़े जो है आपके डायनेस्टीज थी। तो इस पूरे 5 डायनेस्टीज को दिल्ली सल्तनत जो है कहा जाता है। तो पहले स्लेव डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। लोदी के खत्म होते ही फिर जो है आपके इब्राहिम लोदी से, क्योंकि
जो है आपकी जंग हुई थी, वॉर हुई थी किसकी, बाबर की। तो जो है इब्राहिम लोदी हार गए थे और हारने के बाद जो है आपके एक तरह से ये पूरा का पूरा जो आपके एक तरह से जो डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई, दिल्ली सल्तनत, और फिर मुगल एम्पायर की यहीं से शुरुआत हो गई। तो मुगल एम्पायर की जो शुरुआत है उसको देखिए, ये किया किसने, देखिए शुरुआती दौर में क्योंकि जो इब्राहिम लोदी थे उन्हीं से जो है आपके एक तरह से वॉर में एक तरह से जीते बाबर, और बाबर जो थे ये आए, लेकिन इनका रिजीम बहुत ज्यादा नहीं था। 1526 में ये आए और इन्होंने जो है आपके एक तरह से अपने जो रिजीम था इनका 4 साल का था, 4 साल के रिजीम में इन्होंने, बाबर ने सारी चीजें की। बाबर फिर इसके बाद बाबर के बाद जो है आपके इन्हीं के बाद हुमायूं शुरू हुए। हुमायूं का भी जो रीजन था अगर आप देखें तो हुमायूं जो थे ये 1530 से 1540 तक थे इस रीजन में। 40 में हुमायूं हार गए थे, चले गए थे, दोबारा फिर वापस आए ये 1555 में, और 1555 में वापस आए। और उसके बाद कौन कौन से, देखिए अभी हम बहुत ज्यादा वॉर आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें अभी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वॉर हुई, किससे वॉर हुई, कैसे गए। 1555 के बाद ये आए और फिर उसके बाद 1556 में जो है आपके इनकी डेथ हो गई, खत्म हो गई है। और जब ये 1556 में खत्म हो गए तो यहीं से रिजीम शुरू होता है अकबर का। तो 1556 से लेकर के 1605 ये द ग्रेट अकबर का जो है आपके पूरा रिजीम है। और इन्हीं के रिजीम में लगभग लगभग इंडिया का पूरा हिस्सा अकबर के रिजीम तक पहुंच गया 1605 तक। तो 1605 तक अगर हम देखेंगे तो 1605 तक इंडिया का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है आपके एक तरह से मुगल एम्पायर में पहुंच चुका था। तो ये सारा रीजन जो है आपके एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया गया था और मैक्सिमम पोर्शन में जो है आपके मुगल पहुंच चुके थे। अकबर क्योंकि देखिए दो स्ट्रैटेजी, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी उनकी क्या थी, उनकी ये थी कि सिर्फ लड़ाई ही नहीं करते थे बल्कि और लोगों को अपने साथ जोड़ते भी थे। जैसे उन्होंने राजपूत को जोड़ा, राजपूत के साथ जोड़े वो, और एक तरह से राजपूत जो है आपके रानी से शादी भी करी। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो इनके बाद के जितने भी राजा थे वो धीरे धीरे करके आपके उसी पदचिन्हों पर तो नहीं चले, लेकिन यह है कि उनमें थोड़ी बहुत ये चीज थी कि हाँ जो आपके रिजीम है वो जो है आपके एक तरह से रिलीजन फैलाने के लिए हम नहीं चला सकते, क्योंकि जितने भी लोग आए यहाँ पर एक तरह से अपना एम्पायर जमाने तो आए थे। दूसरी चीज इस्लाम के फॉलोअर थे ये, तो इस्लाम के फॉलोअर होने की वजह से इस्लाम भी स्प्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या था, अकबर जो थे, अकबर ने इस पर रोक लगा दी। रोक लगाई इन द सेंस कि अकबर ने, उनकी सोच ये सी नहीं थी सिर्फ कि हाँ जो है आपके एक तरह से सिर्फ जो है इस्लाम को फैलाया जाए, तो इस्लाम को फैलाने के लिए किसी दूसरे मजहब को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये जो है आपके एक तरह से मेन मकसद था अकबर का। और उस इनकी जो कहा जाता है चतुराई, जिसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि वो जब देखते थे कि हाँ जो है आपके इसको प्यार से जो है मनाया जा सकता है, इसको अपने साथ लिया जा सकता है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राजा थे कि जिनको जो है अपने साथ जो है ले लिया, जिसकी वजह से उनका अंपायर बड़ा होता चला गया। और उनका जो रिजीम था अगर आप देखें तो इस रिजीम में ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। और जितने भी आपके एक तरह से काश्तकार होते हैं, जितने स्कल्पचर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ये सब जितनी भी जो है आर्किटेक्चरल चीजें हैं, पेंटिंग्स जो आई, वो सब जो है एक से एक पेंटिंग्स आई, इन्हीं के रिजीम में सारी चीजें जो है आपके जो है आती हैं। उसके अलावा जो अकबर है, अकबर 1605 तक आए। 1605 के बाद यहीं पर जहांगीर आए। जहांगीर के साथ
ये था कि अकबर जैसे राजा तो ये नहीं थे, लेकिन जो है आपके एक तरह से ये कहा जाता है कि इन्होंने 1605 से 1627 तक लगभग जो है अपनी जो है एक तरह से पूरे रीजन को जो है अकबर के बचा के रखा, कोशिश की बचाने की। वो प्रयास, उनका एफर्ट ये नहीं था कि इस रिजीम को बढ़ा दिया जाए या और आगे बढ़ा जाए। उनका रिजीम इतना, और उनके अंदर इतना कैलेबर भी नहीं था। आप ये कहें कि अगर अकबर के कंपैरिजन में अगर जहांगीर को देखा जाए तो उनका इतना कैलेबर नहीं था, जिसकी वजह से क्या है कि वो एम्पायर को बढ़ाने के नहीं बल्कि एम्पायर को जो है, क्योंकि अकबर के बाद से जो जहांगीर और शाहजहां थे ये थोड़ा सा जो है आपके रोमांटिक किस्म के थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से वॉर में जो है रहना और इस तरह की चीजें जो है करना, वो बहुत ज्यादा जो है इनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इनका अंपायर सिकुड़ने लगा। जैसे दूसरे जो राजा थे जिनको इन्होंने जीता था उसको वो फिर वापस अपने रीजन में आने लगे। तो जहांगीर का जो रिजीम था ये आपके 1605 से 1627 के बीच में, तो इस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो जितना 1605 में रिकवरी हुई थी, या आप ये कह सकते हैं कि 1605 में जो है आपके एक तरह से जितना अंपायर बना दिया था अकबर ने, उतना अंपायर नहीं रह गया 27 में आकर के, 1627 में 1627 में आकर के रिजीम कम हो गया। और वही हाल शाहजहां का भी था, तो शाहजहां ने भी जो है आपके एक तरह से 1628 से 1658 तक, ये 30 साल इन्होंने भी, शाहजहां भी थे। तो शाहजहां जो है आपके आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इनका वो था स्ट्रक्चर बनाने में। तो जैसे ताजमहल आप जानते ही हैं, तो इस तरह से जो है आपके मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे जो है आपके बनवाए गए, और फोर्ट वोर्ट भी बनवाए गए, किले विले बनाए गए। तो ये जो है इनका 30 साल का रिजीम था, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रिजीम, बल्कि अकबर से कम होता चला गया, दोनों ही, जहांगीर में भी और शाहजहां में भी। लेकिन इन्हीं के बाद, शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आए, तो औरंगजेब का जो काल था वो ये कहा जाता है कि वो एकदम से फिर से रिवर्ट वाली चीज आ गई, फिर से अकबर वाली चीज जो है आपके अकबर जैसी चीज दिखने लगी। लेकिन अकबर और औरंगजेब में थोड़ा सा फर्क था। थोड़ा सा फर्क ये था कि अकबर जो थे जैसे सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलते थे, औरंगजेब में ये बात नहीं थी। तो इन्होंने 1658 से लेकर के और ये 1707 तक अपने रिजीम को और बढ़ा दिया औरंगजेब ने। तो औरंगजेब जो थे ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1658 से 1658 से 1707 तक रिजीम में गए और इन्होंने और अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया। तो जो एम्पायर 1605 तक अकबर ने यहां तक छोड़ा था उसको औरंगजेब यहां तक ले आए। हैदराबाद भी ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि पहले हैदराबाद जो है, हैदराबाद के निजामों को जो है कैप्चर नहीं किया था एक तरह से जो है अकबर ने, लेकिन हैदराबाद के निजामों को भी मिला लिया औरंगजेब ने। और उनकी नीति ये थी, उनकी नीति जो थी वो बहुत ही साफ सुथरी थी, और जो है आपके एक तरह से उनको जो है एक ऐसे नजरिए से देखा जाने लगा कि जहां पर ये दिखने लगा कि हाँ जो आपके औरंगजेब हैं वो थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को फॉलो करते हैं। एक्चुअल में क्या था कि औरंगजेब जो थे वो एक बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम के हिसाब से चलने वाले थे, जिसकी वजह से वो जो है आपके जैसे अकबर ने अन्य धर्मों के, अन्य रिलीजन्स को एक साथ लेकर के चले, वो एक साथ लेकर के नहीं चल पाए। वो सिर्फ इस्लाम की प्रोपगेशन के लिए और उसके एक्सपेंशन के लिए काम करते रहे, और इस रिजीम में उन्होंने अपने एम्पायर को सबसे ज्यादा बढ़ा दिया औरंगजेब ने। लेकिन औरंगजेब के बाद धीरे धीरे करके आपके जो है औरंगजेब के बाद कोई बड़ा राजा नहीं हुआ। फिर जो है आपके एक तरह से बहुत सारे, जैसे इसके बाद आलमगीर सेकंड थे, बहादुर शाह फर्स्ट थे, बहादुर शाह सेकंड थे, बहादुर शाह जफर भी जिनको कहा गया लास्ट में आकर के जो है, जो लास्ट एम्पायर थे
जो एक तरह से 1857 में जा करके एक तरह से दिल्ली जो आपके मुगल काल जो खत्म होता है वो उन्हीं पर जाके खत्म होता है। और लास्ट में आकर के जो है आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद बहुत सारे लोग आए। टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग 19 मेन राजा है। 19 छोटे मोटे महीने 2 महीने 4 महीने के लिए जो राजा बना हुआ उसको हटा दीजिए, तो 19 मेन राजा आए मुगल काल में, जिसमें से हम लोग ने कुछ प्रोमिनेंट को ही पढ़ा। औरंगजेब के बाद बहुत सारे राजाओं की लाइन लगी, लेकिन जो है आपके एक तरह से पावरफुल कोई नहीं था। और लास्ट जो आपके थे ये आपके एक तरह से जो राजा थे ये एक तरह से बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर जिनको कहा जाता है बहादुर शाह एक्चुअल में ये सेकंड थे, जिनको जो है आपके एक तरह से वो किसी ना किसी नाम से जो है पदवी दी जाती है ना, एक जैसे आपके किसी व्यक्ति को किसी नाम से जो है आपके दिया जाता है, जैसे राय साहब किसी को कह देना है ना, तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए इनको जफर कह दिया गया था, तो जफर इनको जो है एक तरह से अलग से नाम दे दिया था। इनका नाम जो था वो बहादुर शाह सेकंड था। बहादुर शाह सेकंड इसलिए क्योंकि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वन फर्स्ट भी आए थे। बहादुर शाह फर्स्ट आए थे, फिर आलमगीर सेकंड आए थे, तो मोहम्मद शाह आए थे, तो बहुत सारे जो है आपके राजा थे जो कि बीच में आए। लेकिन लास्ट राजा आपके ये हुए 1857 में आकर के एक तरह से एंड हुआ इन्हीं पर आकर के मुगल सल्तनत का। और मुगल सल्तनत का यहाँ पे और यहीं पर आपने देखा है कि ब्रिटिश में 1857 में रिवोल्ट हुआ था, तो जो आपके सिपाही रिवोल्ट था यहीं से आपके एक तरह से फ्रीडम के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। क्योंकि इसी टाइम अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिशर्स जो हैं एक तरह से कहा जाए कि जहांगीर के पीरियड से यहां से ब्रिटिशर्स आ गए थे। जहांगीर के पीरियड से 1608 से 1608 से 24 अगस्त 1608 में जो है आपके ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया में। और ये जो है 1608 से जहांगीर के बाद से कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर जो है आपके एक तरह से आपके जगह पर कोस्टल रीजन्स में, जैसे केरला का रीजन था, आपका जो है पोर्टुगीज वाला रीजन था, जो गोवा हुआ इस टाइम कहलाता है, वो सब रीजन था, उस पर जो है आपके आ चुके थे। तो इसलिए 1608 के बाद धीरे धीरे ये चलते चले आए। और फिर उसके बाद 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, वो उसी के बाद 1857 में आकर के फिर मुगल काल जो है मुगल एम्पायर जो था वो वहीं पर एंड कर जाता है। और यहीं से जो है आपके एक तरह से फ्रीडम फाइट शुरू होती है 1857 से। तो फ्रीडम फाइट वहीं से पहली शुरुआत 1857 ही मानी जाती है। और ये जो फ्रीडम फाइट थी वो ब्रिटिशर्स से थी, ना कि इन लोगों से। तो इन लोगों का रीजन अलग था, ब्रिटिशर्स का अलग था, तो वो जो है आपके, लेकिन ये सारे रीजन्स भी सब खत्म हो चुके थे और धीरे धीरे करके लगभग जो है आपके मुगल एम्पायर का एंड हो गया। अब देखिए इंडिया में इसी बीच में क्या क्या हुआ। तो पहले क्या था, पहले जो रिलीजन था अगर हम लोग देखें तो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में क्या था। पहले रिलीजन जो था वो हिंदुइज्म था, और हिंदुइज्म जो है इंडिया में फॉलो किया जाता था, वही जो है आपके फॉलो होता था, लोग हुआ करते थे। और वहां पर क्या है कि धीरे धीरे करके नए नई देवी देवताएं बनते चले गए, नई नई देवी देवताओं के मंदिर बनते चले गए, धीरे धीरे चीजें एक्सपैंड करती गई। मंदिरों के बाद फिर धीरे धीरे जो है आपके जो एक तरह से जो सेंट्स हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वही जो है आपके प्रीस्ट बन जाते थे। तो वही जो है प्रीस्ट हुआ करते थे, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण एंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा जो है आपके होने लगा। टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ धीरे धीरे करके। ब्राह्मण्स को बहुत सारे लोगों ने जो है आपके सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद जो है आपके एक तरह से बहुत सारे राजाओं ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने की वजह से धीरे धीरे करके आपके एक तरह से ब्राह्मण जो है आपके एक तरह से बढ़े, और इन्हीं से जो है आपके हिंदुइज्म तेजी से फैलने लगा। और धीरे धीरे करके जब हिंदुइज्म फैलने लगा तो धर्म फैलने के साथ साथ फिर बहुत सारे ईवल्स भी फैले, और ईवल्स को खत्म करने के लिए फिर भक्ति मूवमेंट आया। तो भक्ति मूवमेंट जो है आपकी यहीं से शुरुआत हो गई
क्योंकि यहीं पे जब जो है आपकी बुराइयां शुरू हो गई थी, तो उस बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति कल्ट स्टार्ट हुआ। अब जो ये दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जो राजा महाराजा आए और ये जितने भी आपके लोग आए, उनका जैसे मेन मकसद, जैसे जो है 1206 से पहले, जो दिल्ली सल्तनत से पहले मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी आ चुके थे, और मोहम्मद गजनी आए, फिर मोहम्मद गौरी आए, तो इन सब का मेन मकसद क्या था? इनका सबका मेन मकसद ये नहीं था कि इंडिया पर राज्य करें, अंपायर बनाए। तो उनकी डायनेस्टी एम्पायर कुछ नहीं था। वो सिर्फ क्या करते थे, वो आते थे यहां से लूटपाट करके सब ले जाते थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे भी राजा हुए, जैसे दो प्रोमिनेंट राजा जिनको हम कहते हैं मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी। तो ये दो लोग थे। जो गजनी थे, ये आपके गजनी के क्षेत्र, अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र है, वहां से बिलोंग करते थे, वहां से आते थे और जो है फाइट करते थे, यहां से लूटपाट करते थे और सब ले जाते थे। तो उनका मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद था कि उसको जो है आपके ले जाना, जो आपके एक तरह से ये जितना भी आप देखते हैं कि जो सामान जो था, या फिर जैसे मान लीजिए आपके हीरे जवाहरात, सोना, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसलिए सोना होना बहुत ज्यादा था, तो ये सब धीरे धीरे करके आपके ले जाते थे। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत और जो है आपके एक तरह से मुगल का पीरियड में जितने लोग आए, उनका ये मकसद नहीं था लूटपाट करना, उनका मेन मकसद था एम्पायर को बढ़ाना, अपना जो है आपके रिजीम को, जो है आपके पूरे रिजीम में अपने एक्सपेंशन को वो सोचते थे। तो इसी बीच में उन्हीं के साथ बहुत सारे माइग्रेंट्स आए। माइग्रेंट्स मतलब होते हैं जो आपके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये जब मर्चेंट्स आए, व्यापारी आए, तो ये व्यापारी मर्चेंट्स जब आए, तो ये होली कुरान लेकर के आए वेस्टर्न जो है आपके रीजन से। तो ये वेस्ट एशिया से जो है आपके कुरान लेकर के आए। कुरान जब लेकर के आए तो कुरान लोगों ने पढ़ा, जाना, और बहुत सारे उलमा जो थे वो आपके आए धीरे धीरे करके, एक एक करके। तो बहुत सारे रूलर्स ने क्या किया, इस्लाम और उलमा का को पेट्रन बना दिया। पेट्रन क्या होता है? पेट्रन होता है संरक्षक, जो देख करने वाला, देखने वाला, जो आपके कंट्रोल करने वाला। तो ये क्या है कि इस्लाम और उलेमा, मतलब बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने इस्लाम को पैटर्न बनाया, जैसे औरंगजेब ने इस्लाम को जो है पैटर्न बनाया। तो पैटर्न बनाने का मतलब कि वो सारी चीज अकॉर्डिंग टू इस्लाम करना चाहते थे। उसी तरह से बहुत सारे लोग उलमा के तरह से, जो उलमा जो बोलते थे वही वो करते थे राजा महाराजा। तो इसलिए उलमा और इस्लाम का जो है आपके एक तरह से पेटर्न्स जो है आपके इसका बनने लगे, पेटर्न्स बनने वाले, संरक्षण जो है आपके होने लगा। तो ज्यादातर जो है आपके जितने भी राजा और किंग्स हुआ करते थे वो सब जो है आपके एक तरह से या तो उलेमा को अपना हेड मानते थे, कि किसी ना किसी उलेमा के अंडर में रहते थे, उनका जो है आपके एक तरह से मुरीदी ले लेते थे और उनके जो है जैसा वो कहते थे वैसा करते थे, और या फिर जो है इस्लाम जो है चाहता था, होली कुरान जो कहता था, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके वो चलते थे। फिर यहीं पे जैसे क्योंकि जो आपके जो आखिरी खलीफा जो है आपके एक तरह से हम लोग मानते हैं कि हजरत अली जो थे, उनकी वजह से जो है आपके एक तरह से ये मतलब ऐसा माना जाता है कि आखिरी खलीफा वही थे और वही प्रोमिनेंट थे। कुछ लोग ऐसा मानने लगे, तो वो जो है जो उनको मानने लगे वो थे शिया, वो शिया बन गए। और बाकी जो उनसे पहले जो आपके खलीफा हुए, उन खलीफाओं को जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर थे, तो ये सब जो है इन खलीफाओं को, जो लोग अर्ली जो आपके एक तरह खलीफा थे, उनको जो नहीं मानते थे, वो सिर्फ मानते थे आपके हजरत अली को, तो वो आपके एक तरह से शिया जो है आपके सेक्ट में बढ़ते चले गए, उनको शिया कहा जाने लगा। और सुन्नी उनको कहा जाने लगा जो सारे खलीफाओं को मानते थे। तो हजरत अली को तो मानते ही थे, हजरत अली के अलावा हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब सभी लोगों को जो है आपके एक तरह से जो है माना करते थे। तो दो तरह से मुस्लिम्स जो है आपके बढ़ गए, शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स में। तो इस तरह से आपके जो है आपके विभाजन हुआ और इंडिया में आकर के जो है दो तरह के मुस्लिम्स आए, तो जिसमें एक शिया मुस्लिम और
सुन्नी मुस्लिम। अब अगर पूरे पीरियड को देखें तो रिलीजन के हिसाब से पहले हिंदुइज्म था, फिर इस्लाम भी आया, इस्लाम भी रूलर्स के द्वारा आया, उलेमाओं के द्वारा आया, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो कि मेनली जो है आपके इस्लाम को लाना चाहते थे, वो भी आए। तो जो आपके एक तरह से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्प्रेड किया इस्लाम को, तो इस्लाम भी आया। फिर जो ब्रिटिशर्स आए वो क्रिश्चियनिटी लेकर के आए। तो एक तरह से इंडिया जो है एक ऐसा जगह बन गई जहां पे डिफरेंट रिलीजन का जो है आपके प्लेस बन गई, और एक ही जगह पे ढेर सारे रिलीजन जो है धीरे धीरे पनपने लगे। तो यहीं पर ब्रिटिशर्स के आने से क्रिश्चियनिटी भी आ गई। इस्लाम जो है आपके जितने भी आपके खासतौर से राजा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के थे उनकी वजह से आई, और या उनके पेट्रन या उलेमाओं की वजह से आई। और इससे पहले हिंदुइज्म था जो कि आपके पहले से यहां पर चल रहा था। तो तीन मुख्य रिलीजन अब इंडिया में आ गए। तीन मुख्य रिलीजन के आ जाने पर अब बड़ा केओस की स्थिति थी। तो अब हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए, हिस्ट्री की शुरुआत कैसे की जाए? भाई हिस्ट्री की अगर शुरुआत करेंगे तो अगर मान लीजिए कि आप हिरार्की में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने जैसे अभी आपको पढ़ाया कि दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हैं तो हमने पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ाते चले गए, लेकिन इसी टाइम पीरियड में जैसे हमने आपको पढ़ाया कि स्लेव डायनेस्टी पहले आई, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी के बाद फिर तुगलक डायनेस्टी आई, तुगलक के बाद सैयद आए, सैयद के बाद लोधी आए, लोधी के बाद फिर आपके मुगल शुरू हो गए। तो ये तो हम अभी एक ऐसे लोगों को बता रहे हैं जो इंडिया में एंटर किए। कुछ अलग अलग जगह पर भी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि छोटे छोटे रूलर्स थे जो अलग अलग जगह पर जो है आपके जो है एक तरह से रूल कर रहे थे, उनके बारे में तो हिस्ट्री पढ़ी नहीं गई, वो उनकी हिस्ट्री अलग है। ब्रिटिशर्स जो इन्हीं के बीच में थे, क्योंकि 1608 में आ चुके थे, 1608 में आकर के उन्होंने क्रिश्चियनिटी फैला दी। तो अब हम 1857 तक तो आकर के मुगल को पढ़ रहे हैं, मुस्लिम्स को, और 1608 से क्रिश्चियनिटी भी आ गई है, उनको अभी हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये बड़ा क्योस की स्थिति हो गई हिस्टोरियंस के लिए, ये कैसे इंडिया की चीजों को या हिस्ट्री को बांटा जाए या पढ़ा कैसे जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, एक हिस्टोरियन थे जेम्स मिल। जेम्स मिल ने क्या किया कि उन्होंने 1817 में एक सिंपल सी जो है डिवीजन कर दिया। सिंपल सा डिवीजन कैसे किया, उन्होंने कहा हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह पढ़ी जा सकती है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, खासतौर से मेडिवल पीरियड जो आपके होता है। तो इन्होंने मेडिवल पीरियड को 3 पार्ट में बांट दिया, हिंदू रेन, मुस्लिम रेन और ब्रिटिश रेन। तो हिंदू रेन में जब आप पढ़ेंगे तो जितने हिंदू रूलर्स हैं सब एक साथ आप पढ़ते चले जाएंगे, इन्होंने ये कहा। मुस्लिम जो आपके रेन था, मुस्लिम रेन के मतलब मुस्लिम का जितना इतना पीरियड था, रेन के मतलब होता है आपके एक तरह से रूलिंग टाइम जो आपके होता है। तो ये मुस्लिम टाइम जो था उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो लगभग हमारे इंडिया में जितने लोग आए जिन्होंने जो है आपके बाहर से आकर के इन्वेड किया इंडिया को, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत पूरा आया 5 डायनेस्टीज के साथ, फिर मुगल डायनेस्टी पूरी आई, और जो है लगभग 19 एम्परर्स ऐसे थे जो बड़े जो है आपके अच्छे टाइम तक के लिए थे। तो ये जो है आपके एक बड़ी जो है टाइम के लिए जो आपके ये लोग एग्जिस्ट करे, इसी वजह से आपने देखा कि बहुत बड़े रीजन में जो है आपके एक तरह से इस्लाम का फैलाव भी हो गया। तो ये जो आपके एक तरह से अलग अलग जगह पर एक ही समय पर अलग अलग 3 चीजें चल रही थी। तो कहीं पर हिंदुइज्म का रूलिंग भी चल रही है, कहीं पर इस्लाम की जो है आपके इन्वेडिंग भी हो रही है, और कहीं पर क्रिश्चियनिटी भी एंटर कर रही है उसी टाइम। तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बड़ी कियोस की स्थिति हो जाएगी, मतलब कैसे पढ़ा जाए हिस्ट्री को, किसको जो है आप जो है हिरार्की बनाएंगे, इसके बाद क्या पढ़ें, इसके बाद क्या पढ़ें, इसके बाद क्या पढ़ें। एक साथ हम लोग पैरेलल नहीं पढ़ सकते, इसलिए वर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं पढ़ सकते। हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे तो एक ही टाइम में तीनों जो है आपके हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तीनों के आपके रेन कहीं ना कहीं मिलेंगे इंडिया में। तो इसलिए हिस्ट्री को अगर हम पैरेलल पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे ईयर वाइज। इसलिए
जो है आपको इजी पड़ा। इन्होंने कहा, जेम्स मिलर का ये कहना था, जेम्स मिल का ये कहना था कि इसको वर्टिकल पढ़ा जाए और वर्टिकल पढ़ करके आपके क्या किया जाए, आपके एक तरह से हिंदू रेन पूरा एक साथ पढ़ लें, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये क्या क्या चीजें हुई। फिर जब मुस्लिम रेन पढ़ें तो मुस्लिम के जितने राजा है उनकी पूरी हिरार्की पढ़ते चले जाएं। और फिर जब हम जो है आपके ब्रिटिशर्स का जो है आपके एक तरह से इन्वेजन पढ़ें कि ये कब आए थे और जो है कैसे कैसे ये बढ़ते चले गए, किस तरह से इनका रेन बढ़ता चला गया, तो ये अगर हम पढ़ें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जेम्स मिल ने जो चीजें बताई थी, तो ये एक तरह से चीजें समझ में आने वाली चीज, यहाँ वाकई में इस तरह पढ़ा जा सकता है। जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम रेन आपको मेनली बताया गया। वजह ये थी क्योंकि इस पीरियड में, इस टाइम में मेनली मुस्लिम रेन ही इंडिया में थी, क्योंकि हिंदू रेन ना के बराबर थी। बहुत छोटे छोटे राजा थे जो कि आपके अलग अलग जगह पर थे, और फिर ब्रिटिशर्स एंटर कर रहे थे, उनकी भी संख्या बहुत कम थी। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि आपके एक तरह से जो एम्पायर थे, बड़े बड़े एम्पायर थे, वो इन्हीं डायनेस्टीज के हाथ में थे, इसलिए जो है हम लोग इन 3 पार्ट में अगर हम वर्टिकली पढ़ें तो हमें आसानी होगी। इस वजह से मेडिवल इंडिया को जेम्स मिल के अनुसार 3 रेन में बांटा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो हिंदू रेन, मुस्लिम रेन और ब्रिटिश रेन इसको कहा जाता है।